यशिका बार बार शिखा को कॉल करके थक चुकी थी। शिखा के बारे में उसे कोई खबर नहीं मिल रही थी। देर रात हो चुकी थी और शिखा अब तक घर नहीं लौटी थी। यशिका परेशान होकर सोच में डूबी बैठी थी। कहीं गोयंका ने शिखा के साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया होगा। शिखा अब तक घर कैसे नहीं लौटी? गोयंका है ही कमीना, कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक नीचे गिर सकता है। हे भगवान, मुझे अब शिखा की चिंता होने लगी है। भगवान करे वो सही सलामत हो। क्या करूं? मानव को इस बारे में बता दूं? मानव कम से कम शिखा को ढूंढने साथ में आ तो सकता है, लेकिन बताऊंगी क्या उसे? अगर गोयंका के बारे में बता दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। या फिर मैं अकेली ही चली जाऊं शिखा को ढूंढने। हाँ, यही सही रहेगा। मैं खुद जाती हूँ गोयंका के घर। जो होगा वो देखा जाएगा। कम से कम शिखा की जान तो बच जाएगी। मेरी वजह से ये सब शुरू हुआ था, अब मैं ही ये खत्म करूंगी। यशिका ठान लेती है कि वो अकेली गोयंका के घर जाएगी शिखा को लाने, और वो निकल पड़ती है। उधर निखिल श्रद्धा की बातों पर सोच विचार करते बैठा था। श्रद्धा की बात तो बिल्कुल वाजिब थी और निखिल को भी अपनी जिंदगी में सेटल होने के लिए किसी के साथ की जरूरत थी। श्रद्धा से बेहतर उसे समझने वाली और कोई लड़की हो नहीं सकती थी। और फिर श्रद्धा अपने करियर में भी सेटल थी, एक कंपनी की मालकिन थी और साथ ही निखिल की बॉस भी थी। सारी प्रैक्टिकल बातें इसी तरफ इशारा कर रही थी कि निखिल को श्रद्धा के साथ सेटल हो जाना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, दिल कभी दिमाग की बातें नहीं सुनता। निखिल के दिल में अब भी सिर्फ और सिर्फ यशिका के लिए मोहब्बत थी। श्रद्धा के साथ कमिटमेंट करने को वो कतई राजी नहीं था। लेकिन उसने सोचा, सिर्फ झांसा देने की ही तो बात है, मुझे कौन सा श्रद्धा के साथ शादी रचानी है। सिर्फ प्यार का झांसा देकर रहूंगा तो काफी मुश्किलें हल हो जाएंगी। ऑफिस का कोई टेंशन नहीं रहेगा और मैं पूरा वक्त यशिका पर ध्यान दे सकूंगा। एक बार यशिका हाँ बोल दे बस, मैं तुरंत यशिका से शादी करके सारे फसाद मिटा दूंगा। निखिल सोच रहा था कि भोली भाली श्रद्धा के इमोशंस का फायदा उठाना है। वो कभी सच्चे प्यार का मतलब समझ ही नहीं पाया। अगर समझता तो त्याग और निस्वार्थ प्रेम की परिभाषा जान चुका होता। लेकिन निखिल एक के बाद एक गलतियां किए जा रहा था। शायद इसीलिए उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था, क्योंकि उसकी गलतियां अभी भी अंधेरे में थी। पहले यशिका की जिंदगी में दखल अंदाजी करने के बाद उसने शिखा की जिंदगी में शिरकत की और शिखा का करियर तबाह करके वो श्रद्धा का भी फायदा उठाना चाहता था। निखिल को इस वक्त तो रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसके पाप अभी अंधेरे में थे। यही सोचकर निखिल ने श्रद्धा को फोन किया और धीमे स्वर में झूठ मूठ अफसोस जताते हुए बोला, आई एम सॉरी श्रद्धा, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को कभी समझ नहीं पाया। मैं यशिका में इतना गुम हो चुका था कि कभी तुम्हारे बारे में सोच ही नहीं सका। मैं मानता हूँ कि एक लड़की के लिए ऐसा फैसला लेना काफी मुश्किल काम होता है, लेकिन मुझे भी थोड़ा टाइम चाहिए। गलत मत समझो मुझे। यशिका को पूरी तरह से भुलाने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। क्या तुम मुझे अपनाकर सेकंड चांस दे सकती हो? जब निखिल बात कर रहा था तब श्रद्धा की आंखों में आंसू आ गए थे। वो खुशी के आंसू थे। श्रद्धा ने कतई ये उम्मीद नहीं की थी कि निखिल इतनी जल्दी मन बना लेगा। श्रद्धा के लिए भी जो हुआ उसे भूलना मुश्किल था, लेकिन वो निखिल से प्यार करने लगी थी। श्रद्धा ने सहमति जताते हुए कहा, यस बेबी, आई लव यू। श्रद्धा खुश थी कि निखिल उसके पास वापस आ जाएगा। तो वहाँ मानव अकेला अपने ऑफिस के केबिन में माथा पकड़कर काफी देर से बैठा हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक कैसे हो गया। कैसे अचानक कंपनी के 3 कॉन्ट्रैक्ट एक साथ हाथ से निकल गए। उसने काफी देर सोचने के बाद तय किया कि वजह पता करने के लिए कंपनी के सबसे पुराने इन्वेस्टर मूलचंदानी को कॉल कर ही ले। उसने कॉल करके सीधा मदद की बात पूछते हुए मूलचंदानी से कहा, मूलचंदानी जी, मैंने आपको मनाने या समझाने के लिए कॉल नहीं किया है, बल्कि कंपनी के सबसे पुराने इन्वेस्टर होने के नाते आपसे सच्चाई जानने के लिए कॉल किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना डिसीजन बदल दीजिए या कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट वापस दे दीजिए। बस मुझे सच जानना है। मुझे ये जानना है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने का डिसीजन क्यों लिया। ऐसी कौन सी बात पता चली है आपको? मूलचंदानी उम्र दराज थे। मूलचंदानी ने अपनी भी कंपनी में काफी उतार चढ़ाव देखे थे। वो जानते थे कि इस वक्त मानव काफी मुश्किल हालातों से गुजर रहा होगा, लेकिन एक बिजनेसमैन होने के नाते कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के अलावा उनके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। उन्होंने मानव को समझाते हुए कहा, देखो मानव, ये फैसले और जानकारियां यूं शेयर नहीं की जाती, लेकिन तुम्हें मैं काफी सालों से जानता हूँ। तुम्हारे दादाजी मेरे दोस्त रहे हैं, इसीलिए बताता हूँ। तुम्हारे गोपाल एंड फर्म्स के साथ हुई डील के टेंडर पेपर्स लीक हो गए थे। उसकी एक कॉपी मेरे हाथ भी लगी है। तुमने उनके लिए जरूरत से काफी लो बेट किया है, और जैसे कि तुम भी जानते हो, ये गोपाल एंड फर्म्स एक सामाजिक संस्था है। इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि जो तुमने बेट किया है उसके आधार पर पता चलता है कि तुम्हारी कंपनी काफी नुकसान सहने वाली है, जिसका नतीजा ये होगा कि तुम्हारा बाकी कॉन्ट्रैक्ट से या तो ध्यान हट जाएगा या फिर गोपाल से हुआ नुकसान कवर अप करने के लिए तुम बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स में मिलावट शुरू कर दोगे। दोनों ही सूरतों में नुकसान बाकियों का होने वाला है। इसीलिए हमने तय किया है कि जब तक गोपाल के साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो जाता या तुम बेट बढ़ाकर मुनाफे के लेवल तक नहीं ले आते, हम तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करेंगे। अब प्लीज ये मत कहना कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट वापस दे दूं, क्योंकि वो पहले ही अब गोयंका प्राइवेट लिमिटेड का हो चुका है। मानव ने मुस्कुराकर कहा, नहीं कोई बात नहीं, आपने जानकारी दी, इतना ही काफी है मेरे लिए, थैंक्स। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ये गलतियां सुधारकर आपको हमारी कंपनी के साथ वापस जोड़ूंगा। मूलचंदानी का कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद मानव ने तुरंत अपने टेबल का ड्रॉर खोला, सारी फाइलें उठाकर मेज पर पटक दी। एक एक करके सारी फाइलें चेक करने लगा। वो सोच रहा था कि जितना मुझे याद है मैंने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स ही ऑफिस में रखे थे, टेंडर और बिड्स के इनवॉइस घर पर रखे थे, तो वो लीक कैसे हो गए? कहीं गलती से मैं बिड के पेपर्स ऑफिस तो नहीं ले आया था? मानव ने अपने केबिन का एक एक पन्ना चेक किया, लेकिन उसे बिड के पेपर्स नहीं मिले। मानव तुरंत घर चला गया। घर जाते ही उसने अपने कबर्ड की सारी फाइलें निकालकर बेड पर रख दी और एक एक फाइल चेक करने लगा। उस पर नजर रखी हुई बुआ मानव को फाइलें चेक करता देख डर गई। बुआ ने सोचा कि उसकी पेपर्स की चोरी पकड़ी जाएगी। बुआ फटाक से किचन में गई और हड़बड़ी में मानव के लिए कॉफी बनाकर कॉफी देने के बहाने उसके बेडरूम में चली गई। कॉफी देते हुए उसने पूछा, क्या ढूंढ रहे हो मानव बेटा, कोई खास चीज है? मानव ने उसे अनदेखा करते हुए कहा, हाँ बुआ, एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है, वही ढूंढ रहा हूँ। बुआ ने अनजान बनते हुए पूछा, कौन सा डॉक्यूमेंट, मुझे बताओ, मैं भी ढूंढने में मदद करती हूँ। और बुआ मानव के पास फाइलें उलट पुलट करते हुए बैठ गई। मानव ने उसे बताया, गोपाल एंड फर्म्स की बिडिंग फाइल ढूंढो बुआ। बुआ के पसीने छूट गए, क्योंकि वही फाइल तो बुआ ने चुराई थी।
वही फाइल चुराकर उसके फोटोज गोयनका को भेजे थे। वो फाइल अब भी बुआ के कमरे में थी। वो फाइल वापस रखना भूल गई थी। नौटंकी करते हुए बुआ बोली, ये तुम्हारा वेडिंग मेरी कुछ समझ में नहीं आता। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, कुछ चाहिए होगा तो बुला लेना। बुआ हड़बड़ी में अपने कमरे में आई। उसने अपने कबर्ड से वो फाइल निकाली। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब इस फाइल का क्या किया जाए। अगर गलती से भी ये फाइल उसके कमरे में मिल गई तो मानव का शक उसी पर जाएगा और क्या पता ये घर छोड़कर जाने की नौबत आ जाए। बुआ चुपचाप वो फाइल पल्लू के नीचे छिपाकर कमरे से बाहर आई। वो दबे पांव दादाजी के कमरे में चली गई। दादाजी तब सो रहे थे। बुआ ने चुपके से वो फाइल दादाजी के कबर्ड में रख दी और दबे पांव बाहर आ गई। काम फतेह हो जाने के बाद बुआ ने चैन की सांस ली। जहाँ बुआ जी मानव का साथ छोड़ कबीर गोयनका की कठपुतली बनी हुई थी, वहीं गोयनका अपने घर में आई शिखा को पाने के लिए उतावला हो उठा था। उसने शैंपेन की जगह विस्की की बोतल खोली थी। शिखा ने कहा भी था, सीधा विस्की, अगर मैं आउट हो गई तो। हल्के हंसते हुए गोयनका ने कहा, मेरे इन होने के बाद मैं तुम्हें आउट नहीं होने दूंगा, डोंट वरी। ये शैंपेन वगैरह मुझे पसंद नहीं और ना ही मेरे साथी को मैं पीने देता हूँ। साफ था कि गोयनका शिखा को पिलाकर फुल आउट करना चाहता था। शिखा भी काफी चालाक थी। विस्की का ग्लास हाथ में थामकर उसने पूछा, बेडरूम कहाँ है तुम्हारा? असली जगह नहीं दिखाओगे? गोयनका ने ठहाके लगाकर हंसते हुए कहा, दिखाने और देखने के लिए तो मैं भी तड़प रहा हूँ। कम ऑन, लेट्स गो टू द बेडरूम। शिखा ने विस्की की बोतल की तरफ इशारा करके कहा, बोतल भी साथ ले लो, जरूरत पड़ेगी। शिखा और गोयनका बेडरूम में आई। शिखा को ज्यादा पीना नहीं था, इसीलिए उसने दिमाग लगाकर कहा, तुम मेरे हाथों से पियो, मैं तुम्हारे हाथों से पीऊंगी। गोयनका को भी ये आइडिया पसंद आया। उसने पहले कमरे में एक रोमांटिक म्यूजिक चलाया और डांस करते हुए शिखा को अपना ड्रिंक पिलाते पिलाते खुद शिखा के हाथों विस्की पीने लगा। जहाँ शिखा ने सिर्फ 1-2 घूंट विस्की पी थी, वहाँ गोयनका ने पूरा ग्लास खाली करके शिखा को और एक ड्रिंक बनाने का इशारा किया। शिखा ने गोयनका के लिए एक और ड्रिंक बनाया। गोयनका एक सांस में ही पूरा ग्लास खाली कर बैठा। अभी तक जरूरत के हिसाब से उसने काफी शराब पी ली थी। शराब और शबाब का नशा उसके सिर चढ़कर बोल रहा था। शिखा समझ गई कि अब वो किसी भूखे जानवर की तरह शिखा पर झपटेगा। शिखा ने मौका भांप कर गोयनका से अपनी मदहोश आवाज में पूछा, वैसे तुमने मुझे वो वीडियो दिखाया ही नहीं, यशिका वाला? मौका भी है, हमारा भी मूड बन जाएगा, दिखाओ ना वो वीडियो। मुस्कुराकर गोयनका ने अपना मोबाइल फोन निकाला, पासवर्ड टाइप किया और शिखा को वीडियो दिखाने लगा। वीडियो देखते हुए गोयनका जानबूझकर शिखा की कमर पर हाथ फेर रहा था। वीडियो देखते हुए शिखा ने चालाकी से कहा, बहुत जबरदस्त हथियार मिला है तुम्हें, इस वीडियो का बैकअप लेकर रखा है या नहीं? मोबाइल से वीडियो डिलीट हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। गोयनका ने हल्के हंसकर कहा, बैकअप लिया है ना। ऐसा कहते हुए गोयनका ने अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकालकर शिखा को दिखाया और उतावलापन जताते हुए शिखा से बोला, अब इंतजार नहीं होता, मेरे करीब आओ। अब शिखा के पास और कोई चारा नहीं था। शिखा ने बाहें फैला दी। गोयनका ने शिखा को बाहों में भर लिया और उस वक्त घर की डोरबेल बजी। गोयनका का मूड ऑफ हो गया। वो झुंझुलाकर बोला, अब इस वक्त कौन आ गया यहाँ मरने? मैं अभी उसे हकाल कर आता हूँ। गोयनका जाने को हुआ तब शिखा ने उसे रोकते हुए कहा, आप मत जाओ, कोई जान पहचान वाला होगा तो बेकार में समय लगेगा, आप यहीं रुको, मैं देखती हूँ कौन है। जो कोई होगा मैं उसे बाहर के बाहर भेज दूंगी। गोयनका को आइडिया अच्छा लगा। वो बेडरूम में ही बैठा रहा। शिखा दरवाजे के पास आ गई, लेकिन शिखा ने दरवाजा नहीं खोला। ना जाने क्यों वो बार बार अपनी घड़ी चेक कर रही थी कि तभी एक और बार घर की डोरबेल बजी। शिखा नहीं चाहती थी कि उसे कोई गोयनका के घर में देखे, इसीलिए उसने ना तो गोयनका को दरवाजा खोलने दिया और ना ही खुद दरवाजा खोल रही थी। शिखा लिविंग रूम में अपनी घड़ी चेक करते हुए टहलने लगी, जैसे उसे दरवाजे के आदमी के जाने का इंतजार हो। 5 मिनट के बाद जब डोरबेल नहीं बजी तो शिखा वापस बेडरूम की तरफ निकल पड़ी। वहाँ दरवाजे पर यशिका थी। शिखा की फिक्र में वो उसकी सलामती जानने गोयनका के घर पहुंची थी। डोरबेल बजाने के बावजूद भी दरवाजा नहीं खुल रहा देख यशिका घर के आसपास लॉन में चक्कर लगाकर घर के अंदर घुसने का कोई और रास्ता ढूंढ रही थी। कोई खिड़की खुली होती तो शायद यशिका का काम बन जाता, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए यशिका वापस दरवाजे पर आई और दोबारा उसने डोरबेल बजाने के लिए हाथ ऊंचा किया, लेकिन उसके बेल बजाने से पहले ही दरवाजा खुल गया। सामने जो यशिका ने देखा वो देख यशिका की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। क्या देखा होगा यशिका ने? क्या है शिखा का प्लान? क्या गोयनका शिखा और यशिका को टैकल कर पाएगा? किसकी होगी जीत और कैसे? यशिका जब गोयनका के दरवाजे पर थी तब उसके बेल बजाने से पहले ही दरवाजा खुल गया। सामने यशिका शिखा को देखकर चौंक गई। यशिका के सामने शिखा खड़ी थी। उससे शराब की स्मेल आ रही थी। शिखा की आंखें लाल नजर आ रही थी। उसे देखकर और उसके कपड़ों की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शिखा अभी अभी पार्टी करके आई हो। शिखा की उस हालत को देखकर यशिका हैरान थी। यशिका ने कहा भी, ये सब क्या है शिखा? तुम तो। लेकिन यशिका की बात काटते हुए शिखा ने अपनी अनामिका उंगली अपने होंठों पर रखकर उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, कुछ मत कहो, पहले यहाँ से निकलो। इतना कहकर शिखा यशिका का हाथ थामकर लगभग उसे खींचते हुए बाहर ले जाने लगी। मेन गेट पर खड़ा गेटकीपर ये सब देख रहा था। शिखा ने उसके सामने मुस्कुराकर नॉर्मल रहने की एक्टिंग की। गेट से बाहर निकलते ही शिखा लगभग दौड़ते हुए यशिका को उसकी कार तक ले गई और हड़बड़ी में बोली, चलो चलो जल्दी निकलो यहाँ से। यशिका ने हैरानी जताते हुए कहा, लेकिन शिखा बात क्या है वो तो बताओ। मुझे तो तुम्हारी फिक्र खाई जा रही थी, इसीलिए यहाँ तक चली आई। शिखा ने डरी सहमी आवाज में कहा, सब कुछ बताती हूँ, पहले कार में बैठो और यहाँ से निकलो। शिखा कुछ बताने को राजी ही नहीं थी। बताती थी क्या कि उसने गोयनका के साथ हाथ मिला लिया है। शिखा का ये बर्ताव अनजाना था, लेकिन बात का खुलासा होना अभी बाकी था। यशिका ने कार स्टार्ट की और फुल स्पीड में कार आगे बढ़ा दी। काफी दूर आने के बाद एकदम अचानक से शिखा पागलों की तरह हंसने लगी। हंसते हुए वो अपने आप से ही खुश होकर क्लैप कर रही थी। यशिका हैरान हो गई।
ये क्या पागलों की तरह से जा रही हो शिखा? क्या हुआ है बताओ मुझे। शिखा ने जैसे तैसे अपनी हंसी दबाकर कहा बताती हूँ, लेकिन पहले कार साइड में लगाओ, क्योंकि मैं जो बताने वाली हूँ उसे सुनकर तुम्हें भी झटका लगेगा। पहले कार साइड में लगाओ। यशिका ने कार साइड में लेते हुए एनॉइंगली कहा, ये क्या नाटक कर रही हो? कभी कार भगाने को कहती हो, कभी साइड में लगाने को कहती हो। शराब पी रखी है ना तुमने? लगता है चढ़ गई है तुम्हें। शिखा ने हंसकर कहा पी नहीं है डार्लिंग, लेकिन आज पीऊंगी। आज तो पार्टी बनती है। मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। यशिका ने हैरानी जताते हुए पूछा, मेरा काम? कौन सा काम कर दिया है? क्या तुम्हें वो वीडियो मिल गए? गोयंका ने तुम्हारी बात मान ली? अब वो मुझे ब्लैकमेल नहीं करेगा? बताओ ना शिखा। शिखा ने मुस्कुराकर अपने पर्स से एक मोबाइल फोन और एक पेन ड्राइव निकालकर यशिका को देते हुए कहा, अब गोयंका चाहकर भी तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर सकता, क्योंकि अब उसके पास कोई वीडियो नहीं है। मैं उसका मोबाइल और पेन ड्राइव उठाकर ले आई हूँ। यशिका ने राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। खुशी जताते हुए उसने पूछा, थैंक गॉड, तुमने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया है शिखा। लेकिन तुमने ये सब किया कैसे? शिखा ने चैन की सांस लेकर बताया, जितना सोचा था उतना मुश्किल नहीं रहा, लेकिन इतना आसान भी नहीं था। यशिका ने शिखा की इन गोल गोल बातों से इरिटेट होकर उत्सुकता जताते हुए कहा, साफ साफ बताओ ना वहाँ क्या हुआ? क्यों बात को घुमा फिरा रही हो? शिखा ने बताया, पहले तो मैंने उसे हाथ मिलाने का ऑफर दिया, फिर मैंने उसे कहा कि यशिका को बर्बाद करने में मैं उसकी मदद करूंगी, और वो मान भी गया। और फिर एक डील पक्की होने की खुशी में हमने पार्टी करने की सोची। मैंने उसे अपनी खूबसूरती के जाल में रिझाए रखा और मौका देखते ही उसकी ड्रिंक में नींद की गोली डाल दी। बातों बातों में मैंने उससे वीडियो के बैकअप के बारे में पूछ लिया। तब उसने ये पेन ड्राइव मेरे हाथ में दिया, लेकिन उतने में तुम वहां आ गई। मैं तो डर गई थी कि अब मैं पकड़ी जाऊंगी, लेकिन आखिर में काम बन गया। नींद की दवाई और शराब की वजह से गोयंका इस वक्त गहरी नींद सो रहा होगा। उसे पता भी नहीं चला कि उसके साथ क्या हो गया। शिखा और यशिका जोर जोर से हंसने लगी। वो दोनों घर आ गई। घर आते ही उन्होंने लैपटॉप में पेन ड्राइव लगाकर अश्योर कर लिया कि वो पेन ड्राइव सही है। दोनों वीडियोस थे उसमें। जब शिखा और बुआ का वीडियो प्ले हुआ तब शिखा ने यशिका से कहा, आई एम सॉरी यशिका, अनजाने में आज तक मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती आई। ये वीडियो भी उसी वक्त का है, दिल पर मत लेना। यशिका ने शिखा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, नहीं शिखा, अब हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं है। आज तुमने मेरे साथ जो किया उसके बाद तुमने मेरा पूरा भरोसा जीत लिया है। मैं हमेशा हर मुश्किल में तुम्हारा साथ देने खड़ी रहूंगी। शिखा ने खुशी जताई और फिर अगले ही पल हैरानी जताते हुए कहा, लेकिन मुझे एक बात परेशान किए जा रही है यशिका, ये वीडियोस गोयंका के पास कैसे पहुंचे? कौन था जो हमारी जासूसी कर रहा था? इस सवाल का जवाब तो यशिका के पास भी नहीं था। शिखा और यशिका दोनों सोच में डूब गई। वहां निखिल श्रद्धा से मिलने पहुंच गया था। डिनर के बाद बातें करते हुए निखिल ने सोचा कि श्रद्धा को रिझाने का यही अच्छा मौका है। निखिल ने दबी आवाज में संजीदगी से कहा, श्रद्धा, जाने अनजाने में मैंने अगर तुम्हारा दिल दुखाया है तो उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। लेकिन जब से मैंने होश संभाला है मैं यशिका से प्यार करने लगा था, इसीलिए मुझसे ये गलतियां हुई। श्रद्धा ने उसे रोकते हुए कहा, छोड़ो बीती बातें निखिल, हम दोनों अब एक दूसरे के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, तो प्लीज ये बीता हुआ कल छोड़ दो और आने वाली कल की बात करो। निखिल ने संजीदगी से कहा, हम दोनों एक दूसरे के साथ नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, एक दूसरे का साथ निभाने का वादा कर रहे हैं, इसीलिए तो मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूँ श्रद्धा। मेरा बीता हुआ कल हमारे आने वाली कल पर बहुत असर करने वाला है, इसीलिए सब कुछ जानने का तुम्हें हक है और तुम्हें ये बताना मेरे लिए जरूरी है। श्रद्धा ने सहमति जताते हुए हामी भरी। निखिल ने आगे कहा, तुम तो जानती हो कि आज से पहले तक, मेरा मतलब है कि हमारे रिलेशनशिप का ये कमिटमेंट होने से पहले तक मैं यशिका को पाने के लिए कुछ भी कर सकता था, किसी भी हद तक जा सकता था। और शिखा की नजर बजाज एंटरप्राइजेस पर थी, जिसके चलते वो मानव और यशिका के रिलेशनशिप के खिलाफ थी। उस दौरान मानव और यशिका का रिलेशनशिप तोड़ने के लिए शिखा ने मेरा काफी इस्तेमाल किया, लेकिन शिखा ने आखिरी वक्त में कुछ ऐसा कर दिया जिसने मुझे शिखा के खिलाफ कर दिया। उसका सेल्फिश नेचर ही उसे ले डूबा। शिखा फैशन हाउस छोड़ने से पहले मैंने ही शिखा के सारे इन्वेस्टर्स को ईमेल करके कॉन्ट्रैक्ट होने पर मजबूर किया। शिखा की असेसमेंट की कॉपी मैंने ही भेजी थी उन सबको। इतना कहकर निखिल श्रद्धा की प्रतिक्रिया के लिए उसे ताकता रह गया, लेकिन श्रद्धा के चेहरे पर कोई आश्चर्य भाव नजर नहीं आ रहा था। निखिल ने हैरानी जताते हुए पूछा, क्या हुआ? ये जानकर तुम्हें हैरानी नहीं हुई? तुम समझ रही हो ना मेरी बात को? श्रद्धा ने मुस्कुराकर कहा, बेबी, हैरानी उस बात की होती है जिस बात का पहले से पता ना हो। तुम्हारी इस हरकत के बारे में मैं पक्के तौर पर तो नहीं जानती थी, लेकिन मैंने अंदाजा लगा लिया था कि ये काम तुम्हारा ही होगा। वैसे भी मेरी कंपनी ज्वाइन करने से पहले तुमने कहा था कि तुम्हारा कुछ बेहद जरूरी और आखिरी काम बाकी है शिखा फैशन हाउस में, और अगले ही दिन शिखा दवा हो गई। उस वक्त मैं समझ गई थी कि ये काम तुम्हारा है। निखिल अर्थपूर्ण मुस्कुराया। श्रद्धा की सूझबूझ पर उसे कोई डाउट हो ही नहीं सकता था। निखिल ने एक गहरी सांस भरकर गंभीरता से कहा, लेकिन इसके आगे की बात जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। वो बात जानकर तुम जरूर हैरान रह जाओगी। श्रद्धा को निखिल मिल गया था, उसका प्यार मिल रहा था। अब वो किसी भी हैरानी वाली बात के लिए तैयार थी। निखिल ने उसे बताया, शिखा फैशन हाउस छोड़ने से पहले एक मौका ऐसा आया था जब मैं यशिका से मिलने उसके केबिन में गया था। मैंने ही वो बात प्लान की थी। मैंने उस वक्त यशिका की जानकारी के बगैर एक पेपर पर यशिका की सिग्नेचर ले लिए थे, क्योंकि उस वक्त यशिका ने मेरा जो अपमान किया था वो बात मैं भुला नहीं सका। मैंने तब सोचा कि यशिका को पाने के लिए उसकी जिंदगी में उथल-पुथल मचाना जरूरी है। ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता था, मुझे किसी की मदद की जरूरत थी, और मुझे एक ऐसा मददगार मिला। उसने मुझे एक आइडिया दिया और फिर उसी के कहने पर मैं अमल करता गया। जो जो उसने कहा मैं वैसा ही करता गया, लेकिन अब वो आदमी मेरा सिरदर्द बन चुका है। वो अब मुझे डबल क्रॉस कर रहा है। यहाँ निखिल किसी अनजान शख्स के बारे में श्रद्धा को बता रहा था, तो वहाँ यशिका और शिखा घर पर लैपटॉप पर वीडियोस देखते हुए सोच रही थी कि वीडियो रिकॉर्ड कैसे हुआ होगा, कि तभी शिखा के दिमाग की बत्ती जल उठी। शिखा ने यशिका से कहा, यशिका, एक बात जिसकी तरफ मेरा ध्यान नहीं गया था वो बात ही हमारे सवाल का जवाब है। तुम जानती हो, मैं और बुआ जब ये 50-50 वाली बात कर रहे थे तब मेरे सामने एक और शख्स बैठा हुआ था, लेकिन वीडियो में तो सिर्फ मैं और बुआ दिख रहे हैं, ना तो वो शख्स है और ना ही उसकी आवाज।
और ये वीडियो भी ठीक उसी पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड किया गया है जहां वो तीसरा आदमी बैठा था। मतलब उसी ने ये वीडियो बनाया है। जानती हो वो कौन था? यशिका समझ गई कि वो कौन हो सकता है। उसने दबे स्वर में कहा, निखिल। शिखा ने हामी भरते हुए कहा, हाँ निखिल ही था। शिखा की समझ में आ गया कि अगर निखिल ने ही उसके खिलाफ वीडियो बनाया था, इसका मतलब साफ है कि निखिल ने ही शिखा फैशन हाउस के इन्वेस्टर्स को वो धोखाधड़ी वाला ईमेल भेजा होगा। कंफर्मेशन के लिए अब शिखा को अपने ऑफिस जाकर सिर्फ निखिल का कंप्यूटर चेक करना था, क्योंकि शिखा के बाद निखिल ही वो आदमी था जिसके पास सीक्रेट डॉक्यूमेंट का एक्सेस था। यहाँ शिखा और यशिका को उनके खिलाफ साजिश रचने वाले का पता चल गया था, तो वहाँ निखिल ने अपने एक और गुनाह की श्रद्धा के सामने कबूली देते हुए कहा, एक आदमी है गोयनका नाम का, वो भी मानव का एक राइवल बिजनेसमैन है। मानव को तबाह करने के लिए उसने मुझे मानव और मानव से जुड़े कुछ लोगों के राज और उनके राज की वीडियो बनाने को कहा था, जिसमें यशिका भी शामिल थी। मैंने ठीक वैसा ही किया और वीडियोस गोयनका को दे दी। श्रद्धा ये सब सुनकर चकित थी। उसने हैरानी से पूछा, तो क्या तुम्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा है? कैसे असर डाल सकता है गोयनका हमारी जिंदगी पर? क्या गोयनका अब तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है? निखिल ने इनकार करते हुए कहा, नहीं, उसे मेरी जरूरत है और हमेशा रहेगी। वो ऐसा नहीं करेगा। मैंने तुम्हें ये सब बताया, इसके पीछे वजह कुछ और है। अब जबकि हम एक कमिटेड रिलेशनशिप में है, मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ। अपने हर कदम में मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ, अच्छे या बुरे, हर फैसले में तुम्हारा साथ चाहता हूँ। श्रद्धा ने निखिल का हाथ थामकर भरोसा देते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी निखिल। निखिल ने अपने दिल की बात जाहिर करते हुए कहा, मैं अब यशिका से नफरत करता हूँ। उसकी वजह से मैंने काफी कुछ सहा है, उसकी वजह से मैंने काफी अपमान सहा है। अब बस और नहीं सह सकता। अब मुझे बदला लेना है। मैं यशिका को बर्बाद होते हुए देखना चाहता हूँ। बोलो, इस काम में भी तुम मेरा साथ दे पाओगी? श्रद्धा ने गंभीरता से जवाब दिया, यशिका की वजह से सिर्फ तुम्हें परेशानी नहीं हुई है, बल्कि मेरी भी जिंदगी के हसीन पल छिन चुके हैं। आज जितनी नफरत तुम मुझसे करते हो, मैं भी उतनी ही नफरत करती हूँ। दोनों मिलकर यशिका की जिंदगी तबाह कर देंगे। वादा रहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तो श्रद्धा भी यशिका के खिलाफ हो चुकी थी। गोयनका और निखिल के साथ साथ अब यशिका का एक और दुश्मन पनप रहा था। यशिका कैसे इस दुश्मन को पहचान पाएगी? क्या होगा आगे यशिका का फैसला? गोयनका के यहाँ से वापस आने के बाद यशिका के घर में बैठी यशिका और शिखा ने पेन ड्राइव चेक कर ली थी। यशिका और शिखा को लग रहा था कि यशिका के साथ बीते दिनों जो कुछ भी हुआ उसके पीछे जरूर निखिल ही होगा। कुछ सोचते हुए शिखा ने कहा, यशिका, लगता है मेरी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स भी निखिल ने ही लीक करवाए थे और मेरे बारे में मीडिया में भी वीडियो उसी ने चलवाए थे और मैं खामखा तुम पर शक कर बैठी। मुझे माफ कर दो। अब हमें निखिल का कुछ तो करना होगा ताकि इसके बाद वो कभी किसी और के साथ ऐसा ना करे जो उसने तुम्हारे साथ किया। यशिका ने सहमति जताते हुए कहा, मेरा दम घुटने लगा है इन चीजों से और कभी कभी तो ये लगता है कि मैं निखिल का दम घोट दूं, पर फिर हमें और उसमें अंदर क्या रह जाएगा? वैसे तुम ठीक ही कह रही हो, हमें कुछ तो जरूर करना चाहिए। सच कहूं तो मैं भी तंग आ चुकी हूँ इस निखिल से। हर बार जब मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला होता है, ये आकर सब तहस नहस कर देता है। और कितनी बार माफ करूं इसे? ऐसी कौन सी चाहत, कौन सा प्यार होता है कि सामने वाले की जिंदगी बर्बाद कर दे? इस बार निखिल ने जो किया है वो बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं है। दुनिया की कोई भी लड़की ऐसी ऊंची हरकत को माफ नहीं कर सकती। गोयनका को उसके किए की सजा तो मिलेगी ही, लेकिन निखिल सबसे बड़ा गुनहगार है, सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। शिखा भी यशिका से सहमत होते हुए बोली, सच कहा तुमने, इस बार निखिल ने सारी हदें पार कर दी हैं। इस बार अगर उसे छोड़ दिया तो उसका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाएगा। निखिल की इतनी हिम्मत हो सकी क्योंकि आज तक हम दोनों सहती रही, लेकिन अब हम दोनों एक हैं। अच्छा सबक सिखाते हैं उसे। मैं एक औरत होकर भी इतनी गिरी हुई हरकत किसी औरत के साथ करना सोच भी नहीं सकती जो निखिल ने की है। बताओ क्या प्लान है तुम्हारा? मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी। कुछ सोचकर यशिका ने कहा, हम दोनों का गुनाह ही काफी नहीं है, हमें मानव की हेल्प लेनी होगी। शिखा ने कहा, लेकिन मानव को ये सब पता चल गया तो वो गुस्से में कुछ गलत ना कर दे। ये सुनकर यशिका बोली, हमें पहले मानव को अपना प्लान समझाना होगा। मानव को ज्यादा दिन तक इस सबसे अछूता नहीं रख सकते, कभी ना कभी उसे पता चलना ही है, तो बेहतर है कि हमसे पता चले। शिखा भी इस बात से सहमत थी। यशिका ने आगे कहा, कल सुबह होते ही हम तुम्हारे ऑफिस जाएंगे, निखिल के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करेंगे, उसे ऐसा फंसाएंगे कि वो किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए। वहीं पर मानव को बुलाकर सब सच बता देंगे। इधर शिखा और यशिका ने सारा प्लान तय कर लिया। वहाँ आधी रात को गोयनका अपने घर में बेसुध पड़ा था। उसके सिर से नशा उतरा, तब जाकर उसकी नींद टूटी। नींद से जागने के बाद गोयनका ने देखा कि वो कमरे में अकेला है। उसका सिर चकरा रहा था और पलकें भारी हो चुकी थी। वो पहले वॉशरूम चला गया और उसने अपने चेहरे पर पानी मारा। तब जाकर उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। उसने हालात समझने की कोशिश की। फिर उसने शिखा को ढूंढा, पर उसे शिखा कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो शिखा को आवाज देते हुए ढूंढने लगा, शिखा, कहाँ हो तुम शिखा? गोयनका ने घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन उसे शिखा कहीं नजर नहीं आई। वो घर के बाहर लॉन में आया, शिखा वहाँ भी नहीं थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि उसने विस्की कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इसीलिए शिखा भी चली गई होगी। वो गेटकीपर के पास आया। उसने गेटकीपर से पूछा, कुछ देर पहले जो शिखा मैडम आई थी, क्या वो चली गई? तब गेटकीपर ने बताया, हाँ साहब, वो मैडम और दूसरी मैडम दोनों साथ में चली गई। गोयनका हैरान रह गया। दूसरी मैडम? कौन सी दूसरी मैडम? गेटकीपर ने बताया, उस मैडम के बाद एक और मैडम आई थी साहब, कुछ देर बाद दोनों साथ में चली गई। गोयनका किसी दूसरी लड़की को नहीं जानता था, और अगर वो दूसरी लड़की वानी थी तो उसका शिखा के साथ जाने का कोई मतलब नहीं बनता था। गोयनका ने गुस्से में पूछा, कौन थी वो दूसरी लड़की? गेटकीपर ने घबराकर रजिस्टर चेक करते हुए बताया, साहब, कोई यशिका बजाज नाम की लड़की थी। यशिका का नाम सुनकर गोयनका का सिर चकरा गया। वो समझ गया कि ये शिखा और यशिका का प्लान था और उसे बेवकूफ बनाया शिखा ने। वो गुस्से में चिल्लाया, ओह हेल! और फिर वो तुरंत अपने बेडरूम की तरफ भागा। गोयनका ने अपना कमरा और फिर पूरा घर छान मारा, लेकिन उसका मोबाइल फोन और पेन ड्राइव गायब थे। गोयनका ने पास में पड़ी विस्की की बोतल फर्श पर तोड़कर अपना गुस्सा जाहिर किया और गुस्से में बोला, डैम इट! ये क्या हो गया? वहाँ मानव अपने कमरे में बैठा बहुत सी फाइलें उलट पलट कर रहा था, लेकिन उसे गोपाल एंड फोन्स की बिलिंग वाली फाइल नहीं मिल रही थी। बुआ अपना काम करने के बाद दोबारा मानव के कमरे में आते हुए नौटंकी करके बोली, अरे अरे, ये क्या हाल बना रखा है कमरे का?
जहाँ देखो वहाँ फाइलें ही फाइलें। मानव ने परेशानी जाहिर करते हुए कहा, लेकिन बुआ इतनी सारी फाइलों में वो फाइल नहीं है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। गोपाल एंड फॉर्म्स की फाइल इसमें नहीं है, कहाँ गई फाइल? बुआ ने अपनी नौटंकी जारी रखी। लो कर लो बात, फाइल तुम्हारी और मुझे कैसे पता होगा कहाँ गई वो फाइल? तुमने शायद ऑफिस में ले जाकर रख दी होगी। मानव ने बताया, नहीं बुआ, ऑफिस में भी वो फाइल नहीं है, इसीलिए तो घर आया था। उसी फाइल की वजह से आज 3 इन्वेस्टर्स कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर चले गए। अगर वो फाइल नहीं मिली तो कल तक और भी इन्वेस्टर्स कंपनी को छोड़ देंगे। उस फाइल का मिलना बहुत जरूरी है बुआ, वरना कंपनी डूब जाएगी। बुआ को अब जाकर उस फाइल की अहमियत पता चली, इसीलिए तो गोयनका ने वही फाइल मंगवाई थी। बुआ ने सोचा कि अब तो उसका काम हो चुका है, गोयनका को फाइल की फोटोग्राफ भेज चुकी है, तो मानव को फाइल का ठिकाना बताने में कोई हर्ज नहीं, बेचारे की परेशानी कम हो जाएगी। यही सोचकर बुआ ने कहा, अरे बाबा फाइल किसी और कमरे में होगी, तुम भी तो फाइल पढ़ते हुए यहाँ वहाँ भटकते रहते हो, पढ़ते पढ़ते कहीं रख दी होगी। मानव ने परेशान होकर कहा, नहीं बुआ, उस फाइल को मैंने पिछले महीने से हाथ नहीं लगाया है, देखी भी नहीं, उतनी जरूरत ही महसूस नहीं हुई कभी। बुआ ने दूसरा पैतरा आजमाते हुए कहा, तो फिर दादाजी ने फाइल ली होगी। तुम तो जानते ही हो ना कि कभी कभार दादाजी भी फाइलें चेक करते रहते हैं, उनसे एक बार पूछ लो, शायद उन्होंने ली हो। मानव को बुआ की बात वाजिब लगी। कंपनी की हालत जानने के लिए दादाजी कभी कभी फाइल चेक करते हैं, इसीलिए दादाजी से पूछना ही उसने बेहतर समझा। मानव दादाजी के कमरे में गया। दादाजी तब सोए हुए थे। मानव ने धीमी आवाज में दादाजी को जगाते हुए पुकारा, दादाजी दादाजी। दादाजी की नींद टूट गई। उन्होंने पूछा, क्या हुआ मानव बेटा, इतनी रात गए तुम यहाँ, सब ठीक तो है ना? मानव ने अपने चेहरे से परेशानी छिपाते हुए कहा, सब ठीक है दादाजी, बस मुझे एक फाइल नहीं मिल रही है, मैं जानना चाहता था कि क्या आपने वो फाइल ली है? दादाजी ने पूछा, कौन सी फाइल बेटा? मानव ने बताया, गोपाल एंड फॉर्म्स की फाइल। दादाजी ने अनजाने में कहा, नहीं मानव बेटा, मैंने वो फाइल नहीं ली। लेकिन बात क्या है, तुम इतनी रात गए वो फाइल क्यों ढूंढ रहे हो? मानव ने असल बात को छिपाते हुए कहा, कुछ नहीं दादाजी, असेसमेंट चेक करने थे। आप सो जाइए, मैं देख लूंगा। मानव वापस जाने के लिए लौटा। कमरे के बाहर बुआ उसके पीछे ही खड़ी थी। बुआ ने दबी आवाज में खुसफुसाकर मानव से कहा, अरे बेटा, दादाजी की उम्र हो गई है, उन्हें कुछ याद नहीं रहता, फाइल उन्होंने ही ली होगी। और कौन है घर में फाइल चेक करने वाला? जाओ जाकर दादाजी की अलमारी देखो, पक्का फाइल वहीं पर होगी, जाओ जाकर देखो। बुआ की बात सही है, दादाजी भूल भी सकते हैं। ये सोचकर मानव फिर से दादाजी के कमरे में गया और उसने उनका कबर्ड खोला। बुआ तो सिर्फ ये चाहती थी कि किसी तरह वो फाइल मानव को मिल जाए और उसके माथे का संकट टल जाए, लेकिन मानव को यूं बिना कुछ कहे चुपचाप आकर कबर्ड खोलते देख दादाजी को अच्छा नहीं लगा, बल्कि उन्हें गुस्सा आया। मानव, मैंने कहा ना कि वो फाइल मैंने नहीं ली, फिर भी मेरी इजाजत के बगैर तुम मेरा कबर्ड चेक कर रहे हो, क्या हुआ बेटा? अब अपने दादाजी पर यकीन नहीं रहा तुम्हें? मानव ने बात को संभालते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है दादाजी, दरअसल आप ही हैं घर में जो फाइल्स ले सकते हैं, बाकी तो और कोई नहीं, तो मैंने सोचा कि आप फाइल चेक करना भूल गए होंगे, इसीलिए देख रहा हूँ। मानव की बात पूरी होने से पहले ही मानव के सामने वो फाइल थी। फाइल हाथ में लेते हुए उसने कहा, देखा दादाजी, फाइल यहीं पर थी, आप भूल गए थे। दादाजी अपने कबर्ड में वो फाइल देखकर हैरान रह गए। उन्होंने हैरानी जताई भी, लेकिन मैंने ये फाइल नहीं ली थी बेटा, मैं नहीं जानता ये फाइल मेरे कबर्ड में कैसे आ गई। मानव ने उन्हें समझाते हुए कहा, छोड़िए इस बात को दादाजी, आप आराम कीजिए, हो सकता है आप भूल गए हो। ये बोलते हुए मानव कमरे से बाहर निकल गया। दादाजी हैरान परेशान अपने बेड पर लेटे रहे। उन्हें समझ नहीं आया कि फाइल वहाँ कैसे पहुँच गई। उन्होंने खुद से ही पूछा, अब तक तो मेरी याददाश्त में कोई कमी नहीं आई, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने ये फाइल अपने कबर्ड में नहीं रखी, पर फिर ये यहाँ कैसे आई? ये सोचते हुए वो वापस बिस्तर पर लेट गए। मानव जैसे ही वो फाइल लेकर कमरे से बाहर आया, बुआ जी ने राहत की सांस ली। उनके सर से एक भारी बोझ उतर चुका था। फाइल मिलने के बाद मानव भी अब निश्चिंत हो चुका था। उसने मन में सोचा, खैर जो भी हो, फाइल का पता तो चल ही गया, अब इसे गोपाल एंड फॉर्म के साथ बात करके एक हिडन डील बनानी होगी। कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, कोई पेपर वर्क नहीं, सिर्फ जुबान की कीमत, वरना ऐसे कागजात कंपनी को तबाह कर देंगे। गोपाल एंड फॉर्म एक अच्छे काम के लिए ये सब कर रहा है, उनका साथ देना मेरा फर्ज बनता है। यही सब चल रहा था मानव के दिमाग में, पर उसे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा था कि ये फाइल किसने लीक की होगी। इधर यशिका के घर में यशिका और शिखा निखिल के बर्बादी का प्लान बना रही थी। जो निखिल यशिका और शिखा की जिंदगी बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार था। निखिल ने हरकत ही कुछ ऐसी की थी जिसे माफ नहीं किया जा सकता था। किसी भी लड़की के प्राइवेट मोमेंट्स को कैमरे में कैद करना सबसे बड़ा जुर्म होता है। इस जुर्म के लिए निखिल को काल कोठरी की सजा भी हो सकती है, लेकिन यशिका ने उसे इससे भी खतरनाक सजा देने का मन बना लिया था। शिखा ने एक और बार कंफर्म करने के लिए यशिका से पूछा, लेकिन यशिका तुम्हारा इरादा तो पक्का है ना? ऐसा तो नहीं कि आगे चलकर कदम डगमगा जाएंगे? वजह चाहे जो भी हो, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो हम भी कानून की नजर में गुनहगार बन जाएंगे। हमें उम्र भर छुपते छुपाते करना होगा। अगर हम ये करते हुए पकड़े गए तो हमें भी कैद हो सकती है। सोच लो, प्लान जितना वाजिब है उतना खतरनाक भी है। यशिका ने दिल मिलाकर कहा, और कोई दूसरा आइडिया सोच रहा है तुम्हें शिखा? निखिल तो इससे कम सजा के लिए बिल्कुल भी पात्र नहीं है। उसकी हरकत कितनी घिनौनी है, देखा ना तुमने? तुम्हें मेरे मुंह से ये बदले की बात सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना शिखा? मैं जानती हूँ तुम कुछ गलत सोच रही होगी मेरे बारे में, लेकिन एक पल के लिए मेरी जगह पर आकर सोचो। मेरे ऐसे वीडियोस बनाए निखिल ने जो बनाने का मैंने मानव को भी अधिकार नहीं दिया था। मुझसे प्यार करने की बात कहने वाला निखिल मेरी जिंदगी बर्बाद करने आ गया। जो मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा, उसे मैं कैसे बख्श दूं? तुम ही बताओ शिखा, मैं क्या करूं? क्या मैं सब कुछ भुलाकर निखिल को फिर एक बार माफ कर दूं, या फिर इस निखिल नाम की समस्या को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से ही साफ कर दूं? यशिका का गुस्सा वाजिब था। उसकी जगह और कोई भी होता तो इतना ही गुस्सा आता उसे, लेकिन क्या इस गुस्से के कारण यशिका कुछ गलत कदम उठा बैठेगी? क्या होगा इस सब का नतीजा? क्या यशिका को जेल हो जाएगी? सवाल ये भी है कि क्या यशिका सच में निखिल को जान से मार डालेगी? क्या होगा आगे? अगले दिन सुबह यशिका और शिखा दोनों शिखा फैशन हाउस में थी। उन्होंने मिलकर निखिल को सबक सिखाने का ठान लिया था और इसलिए यशिका ने मानव को कॉल किया। हेलो मानव, मैं जानती हूँ कि आजकल तुम परेशान हो, लेकिन तुम्हारी परेशानी की वजह हम जान चुके हैं। तुम जल्दी से जल्दी शिखा फैशन हाउस आ जाओ। मानव ने पूछने की भी कोशिश की, बात क्या है ये तो बताओ, लेकिन यशिका ने बस उसे जल्द से जल्द ऑफिस आने के लिए कह दिया।
यहाँ यशिका और शिखा फैशन हाउस की ऑफिस में निखिल का कंप्यूटर चेक कर रही थी। शिखा को जो डाउट था वो सही निकला। निखिल के कंप्यूटर में सारे डॉक्यूमेंट्स और शिखा के खिलाफ निखिल की रची हुई साजिशों के सबूत मिले। शिखा ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तो इसका मतलब है मेरा डाउट सही निकला। इन सब की जड़ निखिल ही है। यशिका कुछ नहीं बोली। उसने अपना मन बना लिया था। उसका इरादा पक्का था। मानव के आने के बाद शिखा और यशिका ने सारी सच्चाई मानव को बताई। मानव ये सब सुनकर हैरान रह गया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि निखिल इस हद तक नीचे गिर सकता है। मैं अभी जाकर उसे सबक सिखाता हूँ। यशिका ने उसे रोकते हुए कहा, जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाओ मानव। कल रात मैं भी इतने गुस्से में थी कि मैंने भी निखिल के ऊपर हमला करने का प्लान बना लिया था, लेकिन फिर मेरी आंखों के सामने बच्चों की तस्वीरें आई। शुभम और आर्यन के लिए ही सही, लेकिन हम कोई गलत कदम नहीं उठा सकते। हमारे ऊपर उन दोनों की जिम्मेदारी है। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो गया तो उन दोनों की जिंदगी भी तबाह हो जाएगी। मैंने सोच लिया है कि निखिल का क्या करना है। हम सब अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाएंगे। पुलिस इंस्पेक्टर से बात करके ये सारी कार्रवाई मीडिया से गुप्त रखने की गुजारिश करेंगे। अगर वो मान गए तो अच्छी बात है। बिना मीडिया में हो हल्ला हुए निखिल के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। देर सवेर ही सही, लेकिन मीडिया में तो बवाल मचना ही है। लेकिन अभी के लिए हमें थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा, फिर हम आगे की सोच लेंगे। चलो हम सब अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं। मानव, शिखा और यशिका पुलिस स्टेशन चले गए। उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर को सारी बात बताई। इंस्पेक्टर ने उन्हें भरोसा दिया कि वो ये कार्रवाई जितनी हो सके उतनी मीडिया से बचाकर करेंगे। इंस्पेक्टर ने कहा, आप घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ। हम उस आरोपी को पकड़ लेंगे और साथ ही उसके सारे डिवाइसेस जब्त कर लेंगे। और अगर गलती से वो वीडियो लीक भी हो गया तो भी उसे फैलाना एक जुर्म होगा। जो भी ऐसा करने की कोशिश करेगा हम उसे अरेस्ट करेंगे। आपने इस बात की पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट दर्ज कराकर बहुत अच्छा काम किया है। अब मिस्टर निखिल के साथ साथ हम मिस्टर गोयनका को भी अरेस्ट कर लेते हैं। हालांकि आपकी बातों से लगता है कि हमें गोयनका के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने वाला, फिर भी एक बार इंक्वायरी के लिए अरेस्ट जायज है। आप बेफिक्र होकर घर चले जाइए, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। मानव, यशिका और शिखा यशिका के फ्लैट पर आई। कुछ ही देर में पुलिस निखिल के घर पहुंच गई। निखिल का सारा सामान और निखिल का फ्लैट पुलिस ने सील करवा दिया, लेकिन निखिल वहां पर नहीं था। एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन का नाम लेकर इंस्पेक्टर ने निखिल को फोन किया। वो शिखा फैशन हाउस के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करनी थी। आपके घर पर आए हैं हम, लेकिन आप यहाँ नहीं हो। आप बता सकते हो आप कहाँ हो? निखिल जानता था कि शिखा फैशन हाउस की इंक्वायरी के दौरान उसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन का सामना करना पड़ेगा। उसने बेझिझक बता दिया कि वो श्रद्धा के घर पर है। पुलिस इंस्पेक्टर ने उससे कहा, ठीक है, तो आप पुलिस स्टेशन कितनी देर में आ सकते हैं, या फिर मैं आपको पिक करने गाड़ी भेजूं? निखिल ने हल्के हंसकर कहा, नहीं सर, थैंक यू। पुलिस की गाड़ी अगर पिक करने आई तो देखने वाले गलत समझेंगे। मैं खुद ही आ जाता हूँ। ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। इंस्पेक्टर ने हामी भरी। 15 मिनट के अंदर ही निखिल पुलिस स्टेशन पहुंच गया। उसके साथ में श्रद्धा भी थी, लेकिन अचानक पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। ये सब देखकर श्रद्धा सकपका गई। आप इसे अरेस्ट कर रहे हो? बात क्या है इंस्पेक्टर? आपके पास निखिल के खिलाफ कोई सबूत है? तब इंस्पेक्टर ने बताया, इसके खिलाफ हमारे पास सबूत भी है और गवाह भी। इसका फ्लैट हमने सील कर दिया है और इसके लैपटॉप पर हमें आपत्तिजनक बातें भी दिखाई दी हैं। सारे सबूत हैं इसके खिलाफ। आपको जो भी कहना है कोर्ट में आकर कहिए। पुलिस जब निखिल को कोठरी में बंद कर रही थी तब श्रद्धा ने उससे कहा, बेबी तुम चिंता मत करो, मैं बड़े से बड़ा वकील हायर करूंगी, मैं तुम्हारा केस लड़ूंगी। वो यशिका तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरा बस्ता बसाया घर जाने की कोशिश की है। जिस प्यार के लिए मैं तड़प रही थी वो मुझे मिल ही रहा था कि यशिका ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, तुम चिंता मत करो। यशिका, शिखा और मानव यशिका के घर आ चुके थे। इंस्पेक्टर ने निखिल पर की कार्रवाई के बारे में उन्हें खबर दे दी थी। जब इस पुलिस स्टेशन की ड्रामा की खबर यशिका को मिली तब उसने भी हैरानी से कहा, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि श्रद्धा जैसी लड़की निखिल जैसे आवारा लड़के के प्यार में पड़ सकती है। निखिल जैसा गैर जिम्मेदार इंसान भला किसी की जिंदगी कैसे संवार सकता है? श्रद्धा को कम से कम ये सोचना चाहिए था कि निखिल ने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया है। आखिरकार वो भी तो एक औरत है। शिखा जो वहीं मौजूद थी वो बोली, इस दुनिया में कौन कब किसके प्यार में पड़ जाए कोई गारंटी नहीं। खैर, जो हुआ सो हुआ। श्रद्धा को हम कोर्ट में देख लेंगे। देखती हूँ ऐसा कौन सा वकील हायर करती है वो। चलो मैं अब आराम करने जा रही हूँ, कल रात से जाग रही हूँ। तुम दोनों भी जरा आराम कर लो। शिखा बेडरूम में चली गई। तब यशिका ने मानव से कहा, अब तुम भी जाओ घर, आराम कर लो। हल्के मुस्कुराकर मानव ने कहा, आराम तो अब शादी के बाद ही करूंगा। याद है ना सुबह तुमने क्या कहा था? तुम आज ही मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो ना? तो नेक काम में देरी किस बात की? चलो। मानव की इस हड़बड़ी से यशिका शर्मा गई। उसने मुस्कुराकर मानव से कहा, शादी तय समय पर ही होगी, अब बस एक ही हफ्ता बचा है। 7 दिन के बाद तो हमारी शादी होने ही वाली है, लेकिन उससे पहले मेरे कुछ और अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। मानव ने माथे पर बल देते हुए पूछा, अब और कौन सी परेशानी बाकी है? अब और क्या दिक्कत है? बताओ मुझे। एक गहरी सांस भरकर यशिका ने गंभीरता से कहा, मैं तुमसे शादी करने के लिए तो तैयार हूँ मानव, लेकिन आज भी बजाज मैंशन में आने का मेरा मन नहीं करता। बच्चों के लिए मैं दिल पर पत्थर रख भी लूं तो भी उस घर में नहीं रह पाऊंगी। मुझे इस समस्या का कुछ समाधान ढूंढना पड़ेगा। तब तक का समय दे दो, मैं कुछ सोचती हूँ। शादी की बात से जो खुशी मानव को मिली थी उस पर पानी फिर गया। यशिका अब भी उस बात को नहीं भूली है। ये जानकर उसने यशिका को समझाते हुए कहा, तुम अभी भी उसी बात को लेकर बैठी हो यशिका। भूल जाओ सब कुछ। दादाजी इतने भी बुरे इंसान नहीं है। अनजाने में उनसे गलती हो गई, माफ कर दो उन्हें। घर लौट चलो यशिका। यशिका ने दृढ़ता से कहा, नहीं मानव, मैं जितना भी कोशिश करूं इन बातों को नहीं भुला सकती। मेरा बचपन, मेरे माँ बाप, मेरी परवरिश, मेरा परिवार सब कुछ खोया है मैंने उस आदमी की वजह से। मैं चाहकर भी ये बात भुला नहीं पा रही हूँ, तो फिर कैसे उनके साथ में एक ही छत के नीचे रह पाऊंगी? इन सब बातों के लिए वक्त लगता है मानव। शादी तो मैं आज भी कर लूं, लेकिन सवाल है कि शादी के बाद हम रहेंगे कहाँ? अगर तुम किसी और जगह मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो तो ठीक है, कर लेते हैं शादी। मानव कुछ बोलने जा रहा था, लेकिन उसे रोकते हुए यशिका ने कहा, जल्दबाजी में कोई जवाब मत दो मानव। मेरे इस ख्याल के बारे में घर जाकर सोचो, अच्छे से फैसला लो। जो भी फैसला लो उसे निभाने की हिम्मत जुटाओ और फिर मुझे अपना फैसला बताओ। जाओ मानव, अभी घर जाओ। बच्चों से कहना मैंने उन्हें याद किया था।
मानव हतबल होकर बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। वहां पुलिस गोयनका को अरेस्ट करने उसके घर पहुंची। गोयनका वानी के साथ लिविंग रूम में बैठा हुआ था। पुलिस को देखकर उसे कोई हैरानी नहीं हुई, बल्कि पुलिस इंस्पेक्टर का मुस्कुराकर स्वागत करते हुए उसने कहा, आइए इंस्पेक्टर साहब, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। मैं जानता था कि आप आओगे। इंस्पेक्टर ऐसे मंझे हुए क्रिमिनल से काफी बार रब्ता कर चुका था। वो समझ गया कि यशिका के केस में गोयनका भी शामिल था, इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा है। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराकर गोयनका से कहा, आप मेरा इंतजार कर रहे थे, इसका मतलब है कि आप आपका गुनाह मानते हैं। गोयनका ने हंसकर कहा, गुनाह क्या होता है ये मुझे नहीं पता इंस्पेक्टर साहब। हाँ, थोड़ी बहुत गलती होती होगी, अब एक बिजनेसमैन हूं मैं, बिजनेस में कुछ ऊपर नीचे करना पड़ता है। खैर, मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, मेरा एक सीधा ऑफर है, आप रकम बताइए और मेरा नाम इस केस से हटवा दीजिए। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराकर कहा, मुझे ताज्जुब हो रहा है मिस्टर गोयनका, मैंने आपको कुछ बताया भी नहीं, फिर भी आपको केस के बारे में सब कुछ पता है। किसी क्रिमिनल को ही पता होता है कि उसने क्या क्राइम किया है। आपने मेरा काम आसान कर दिया मिस्टर गोयनका, अब मेरे मन में केस को लेकर कोई डाउट नहीं है। गोयनका ने फिर एक बार इंस्पेक्टर को ललचाते हुए कहा, मैंने कहा ना इंस्पेक्टर साहब, मैंने हर बात की तैयारी कर ली है। आप जानते हो कि मेरे पास मेरे खिलाफ आपको कोई सबूत नहीं मिलेगा। मेरी वकीलों की फौज भी मेरी बेल के लिए तैयार है, और फिर कोर्ट कचहरी के मामलों से मैं डरने वाला बिजनेसमैन नहीं हूँ। इसीलिए कहता हूँ, 10 लाख का ऑफर कैसा लगता है आपको, या फिर आप ही बता दीजिए आपकी कीमत। काम आसान है, निखिल को तो आपने अरेस्ट कर ही लिया है, सारा इल्जाम उसके माथे पर डाल दीजिए, मेरा नाम कैसे भी इस मैटर से हटवा दीजिए। कहिए इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ बोलते क्यों नहीं। इंस्पेक्टर ने बस इतना कहा, यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर गोयनका। गोयनका ने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, कीमत कम लगी क्या? आप बताओ आपको कितना चाहिए, बजाज जितना देंगे उस पर मैं ज्यादा देने के लिए तैयार हूँ। इंस्पेक्टर ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तुमने गलत पुलिस वाले से पंगा लिया है मिस्टर गोयनका, मैं बिकाऊ पुलिस वाला नहीं हूँ। फिलहाल तो मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं पक्का ढूंढ निकालूंगा, अब चलो। पुलिस गोयनका को अरेस्ट करके लिए जा रही थी। तब गोयनका ने आंखों ही आंखों में वानी को कुछ इशारा किया। वानी उस इशारे का मतलब समझ गई। जब तक पुलिस गोयनका को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती, वानी उनसे पहले ही पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी थी। वानी अकेली नहीं थी, वानी के साथ एक वकील भी था। इंस्पेक्टर के पुलिस स्टेशन में कदम रखते ही उस वकील ने इंस्पेक्टर के हाथों में कुछ कागज थमाते हुए कहा, ये मिस्टर गोयनका का बेल ऑर्डर है, प्लीज रिलीज हिम। इंस्पेक्टर भी इस बात पर हंसने लगा। हंसते हुए उसने कहा, पहली बार ऐसा हुआ है, किसी क्रिमिनल को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लाने से पहले ही उसका बेल ऑर्डर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। खैर, जाइए इन्हें लेकर, कोर्ट में मुलाकात होगी। गोयनका बाहर आ गया। बाहर आते ही गोयनका ने वानी से कहा, ये मत सोचो कि खेल खत्म हो गया, अभी तो खेल शुरू हुआ है। यशिका अभी सिर्फ एक ही मुसीबत से बची है, अभी उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। हंसते हुए दोनों गोयनका और वानी कार में बैठ गए। क्या होगी गोयनका की अगली चाल? कौन सी मुसीबत यशिका का इंतजार कर रही है? क्या यशिका और मानव की शादी हो पाएगी? क्या गोयनका की तरह निखिल भी इस केस से बच निकलेगा? क्या होगा आगे? सुबह हो चुकी थी। बाहर भले ही सूरज के प्रकाश से अंधेरा छट गया था, पर यशिका के मन को अभी भी उदासी के अंधेरे ने घेरा हुआ था। यशिका अपने फ्लैट में बैठी वो सब सोच रही थी जो बीते दिनों उसके साथ घटा था। यशिका के ऊपर से निखिल और कबीर गोयनका का टेंशन तो हट गया था, लेकिन अब भी एक मुश्किल का हल निकालना बाकी था। वो अब भी मानव के साथ उस घर में वापस जाने को यशिका का दिल नहीं मान रहा था। यशिका अब भी काफी तन्हा महसूस कर रही थी। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, धीरे धीरे मुश्किलों का दौर खत्म होने को आया था, फिर भी ये अजीब तन्हाई कैसी? इसी सोच में डूबी सुबह की चाय पीते हुए यशिका अपने फ्लैट में उदास बैठी थी। यशिका अभी तक नींद की आगोश में थी। यशिका ने काफी दिनों से अपने पापा से बात नहीं की थी। यशिका ने अपने पापा को फोन लगाया और बोली, कैसे हो पापा, सब ठीक है ना? यशिका की आवाज सुनकर रवि वर्मा बोले, यहाँ सब ठीक है बेटा, तुम बताओ तुम कैसी हो और मानव कैसे हैं? यशिका ने जवाब में कहा, सब ठीक है पापा, बस ऐसे ही आपकी याद आ गई तो सोचा फोन कर लूं। यशिका की उदासी भरी आवाज उसके पापा पहचान गए और समझ गए कि यशिका के साथ कोई समस्या है, वो किसी उलझन में है। उन्होंने फिक्र जताते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, मायूस लग रही हो? मानव के साथ फिर से झगड़ा हुआ क्या? यशिका ने मायूसी भरी आवाज में जवाब दिया, सब ठीक है पापा, आप चिंता मत करो, उसके साथ मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ। मैं मानव के साथ जरूर शादी करूंगी, आप बस शादी में आने की तैयारी करो। यशिका के पापा ने कहा, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तुम्हारा मन अब पक्का है, फिर इतनी मायूस क्यों हो, बच्चों की याद आ रही है क्या? यशिका ने जवाब दिया, बच्चे मुझसे कल ही मिलकर गए हैं पापा, बस एक अजीब सी तन्हाई महसूस हो रही है, ना जाने क्यों सुबह से उदासी छाई हुई है। पापा ने यशिका को समझाया, शादी से पहले पहले ऐसा ही हाल होता है बेटा, सब कुछ ठीक होते हुए भी डर लगा रहता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ज्यादा सोचो मत, मानव से अच्छा कोई और हो ही नहीं सकता तुम्हारे लिए, शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। यशिका ने शादी की बात भुलाने के लिए ही तो पापा को फोन लगाया था, मगर पापा भी शादी की रट लेकर बैठ गए। कुछ इधर उधर की बातें करके यशिका ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और तैयार होने निकली ही थी कि उसका फोन बज उठा। यशिका ने मोबाइल स्क्रीन चेक किया, उस पर दादाजी लिखा हुआ था। बच्चों के बहाने दादाजी यशिका से मिलकर गए थे और अब बच्चों के बहाने ही फोन किया होगा सोचकर यशिका ने कॉल इग्नोर कर दिया। बेल बजती रही और यशिका की बेचैनी बढ़ती रही। क्यों फोन किया होगा दादाजी ने? माफी मांगने के लिए, मुझे घर वापस बुलाने के लिए, या फिर सच में कोई और काम होगा? फिर मानव ने कॉल क्यों नहीं किया? कहीं मानव को कुछ हो तो नहीं गया? ये ख्याल आते ही किसी अनहोनी के डर से यशिका ने कॉल रिसीव कर लिया। दूसरी तरफ से दादाजी ने कहा, कैसे हो यशिका बेटा, सब ठीक? दादाजी की आवाज सुनकर यशिका को लगा कि वो बस उससे बात ही करने का बहाना ढूंढ रहे हैं, इसीलिए वो थोड़ा रूखे अंदाज में बोली, बच्चों के बहाने आप मुझसे मिलने तो आ गए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो कुछ भी हुआ है वो ठीक हो गया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज अगर कोई जरूरी काम ना हो तो मुझे फोन ना करें, यही हम सबके लिए ठीक होगा। यशिका को सीधे मुद्दे की बात करते देख दादाजी ने हल्के हंसकर कहा, हाँ हाँ बेटा, काम की बात ही तो है, इसीलिए फोन किया है।
मैंने मानव को भी ऑफिस नहीं जाने दिया और बच्चों को भी घर पर ही रोक लिया है। आज उन्हें एक सरप्राइज देना है। उनकी बात सुनकर यशिका ने कहा, मैं थोड़ा बिजी हूँ, इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। मैं रखती हूँ, मुझे कुछ अर्जेंट काम है। यशिका दादाजी का फोन डिस्कनेक्ट करने ही वाली थी कि उसे दादाजी की आवाज आई, रुको बेटा, फोन मत काटना, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। तुमने कहा था ना मुझसे बजाज एंटरप्राइजेस के बंटवारे के बारे में, उसी के बारे में बात करनी है। यशिका ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। दादाजी ने ही आगे कहा, बेटा मैंने पेपर्स बनवा लिए हैं और वकील साहब को भी घर पर बुला लिया है। यहाँ तुम्हारे साइन लगने वाले हैं। तुम्हारे सिग्नेचर होते ही 50% कंपनी तुम्हारे नाम हो जाएगी। प्लीज डॉक्यूमेंट साइन करने घर आ जाओ। यशिका सोच में पड़ गई। सच में दादाजी ने डॉक्यूमेंट्स बनवाए होंगे या उससे मिलने का ये एक और बहाना ढूंढ निकाला होगा। बात जो भी है जाकर देखना पड़ेगा सोचकर यशिका ने हामी भर दी। तैयार होकर वो अकेली ही बजाज मैंशन पहुंची। मानव, शुभम, आर्यन, बुआ, दादाजी और एक वकील साहब सब बजाज मैंशन के लिविंग रूम में बैठे यशिका का ही इंतजार कर रहे थे। यशिका को देखते ही शुभम और आर्यन खुशी से उछलते हुए उसके पास आकर उससे लिपट गए और बोले, मामा आ गई, मामा आ गई। यशिका ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, हाँ बेटा, मामा आ गई। तुम दोनों आज स्कूल नहीं गए? तुम्हें पता है ना, एक दिन भी स्कूल मिस हो जाए तो पढ़ाई का कितना लॉस होता है। शुभम ने बताया, आज दादाजी ने स्कूल जाने से मना कर दिया क्योंकि आप आने वाली थी ना, इसलिए। दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, मैंने ही बच्चों को रोक लिया। अच्छा बच्चों, हमें थोड़ी काम की बातें करनी है तुम्हारी मम्मा के साथ। तुम दोनों अपने कमरे में जाकर खेलो। काम होने के बाद मम्मा तुम्हें वहीं आकर मिलेंगी। दादाजी की बात नाराजगी से मानते हुए बच्चे अपने कमरे में चले गए। फिर दादाजी ने यशिका से कहा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। वकील साहब, यशिका को पेपर्स दिखाइए और दस्तखत ले लीजिए। बेटा, आज से बजाज एंटरप्राइजेस की तुम 50% मालकिन हो। दादाजी की बात पूरी होते ही यशिका ने सब पर नजर दौड़ाई। सबको जैसे सांप सूंघ गया था। मानव ने भी इस बात से ऐतराज नहीं जताया। लग रहा था जैसे दादाजी ने पहले से ही सबको ये खबर दे दी थी। बुआ जी ने ऐतराज भले ही नहीं जताया, पर वो इस बात से जरा भी खुश नहीं थी। वो बेमन से एक फेक स्माइल देते हुए बोली, हाँ, सब तुम दोनों का ही तो है, हमारा क्या, हम तो बूढ़े हो चले हैं। दादाजी उनकी बात से सहमत थे। तभी वकील साहब यशिका के पास आए। उन्होंने यशिका को पेपर दिखाए। वो पेपर हाथ में लेकर यशिका सोच में पड़ गई। यशिका को कतई ये उम्मीद नहीं थी कि दादाजी सच में 50% कंपनी उसके नाम कर देंगे। यशिका ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? कोई कुछ कहना नहीं चाहता? यशिका के सवाल का जवाब देते हुए दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है यशिका बेटा। बजाज एंटरप्राइजेस मेरी कंपनी है। मैंने बरसों की मेहनत से इसे खड़ा किया है। इसके साथ जो चाहे मैं कर सकता हूँ। हाँ, मेरा परिवार का इस पर अधिकार है, लेकिन तुम भी तो मेरे परिवार की सदस्य हो। तुम मेरी होने वाली बहू तो हो ही, लेकिन साथ ही मुझे अपनी बेटी जैसी भी हो। कंपनी किसके नाम पर है इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम भी बजाज ही हो, यशिका बजाज। बस मेरी इतनी सी ख्वाहिश पूरी कर दो। अब कंपनी तो तुम्हारे नाम हो ही चुकी है, जल्द से जल्द शादी करके इस घर में आ जाओ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यशिका ने गंभीरता से पूछा, इसका मतलब है कि आपकी यही कंडीशन है, राइट? अगर मैं शादी करके इस घर में आने के लिए तैयार हूँ तो ही आपकी कंपनी मेरे नाम करेंगे, ऐसा ही है ना दादाजी? दादाजी ने सफाई पेश करते हुए कहा, नहीं नहीं बेटा, तुम गलत समझ रही हो। ये कोई कंडीशन नहीं है, ये मेरी ख्वाहिश है। मेरी ख्वाहिश पूरी करना या नहीं करना ये तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहे मानव से शादी करो या ना करो, इस घर में आओ या ना आओ, कंपनी तुम्हारी है। ये 50% मैं तुम्हें बिना किसी शर्त के दे रहा हूँ। यशिका ने जानबूझकर उनका मन टटोलने के लिए कहा, तो यही है आपकी प्रायश्चित करने का तरीका? पैसों से मेरी जिंदगी तोड़ रहे हो आप? जो आपने मेरे साथ किया उसका हर्जाना समझकर मुझे कंपनी दे रहे हो? मायूसी भरे स्वर में दादाजी ने कहा, नहीं, फिर से तुम गलत समझ रही हो। ये कोई हर्जाना भी नहीं है और ना ही प्रायश्चित करने का जरिया है। इसे मैं अपनी जिम्मेदारी कहूंगा। मैं बस अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। अनजाने में मुझसे जो गलती हुई उसकी वजह से तुम्हारा परिवार छिन गया। तुम्हें एक अच्छा परिवार देना मेरी जिम्मेदारी थी, जो करना मैंने चाहा भी, लेकिन किस्मत ने कुछ ऐसे रंग दिखाए कि तुम मुझसे जुदा हो गई बेटी। आज सालों बाद मुझे अपनी जिम्मेदारी निभाने का मौका मिला है, इसलिए मैं ये कंपनी तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। साइन कर दो बेटी, बजाज एंटरप्राइजेस तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। इतनी देर चुप बैठे मानव ने भी कहा, साइन कर दो यशिका, किसी को कोई एतराज नहीं है, कोई तुम पर एहसान नहीं जता रहा। आज मुझे भी ये बात समझ में आ चुकी है। मेरे हर अच्छे बुरे वक्त में तुमने मेरा साथ दिया है। मेरी कुछ गलतियों की सजा भी तुमने पाई है, फिर भी कभी उफ तक नहीं किया। बच्चों को तुम्हारी जरूरत है यशिका, गलत मत समझो। मैं कोई कंडीशन नहीं रख रहा। मैं तुम्हें फिर एक बार प्रपोज कर रहा हूँ। क्या मुझसे शादी करोगी यशिका, प्लीज? घर वालों का उसके लिए प्यार देखकर यशिका का दिल पिघल रहा था। जो कुछ भी हो रहा था उसमें यकीन करना उसके लिए नामुमकिन सा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि दादाजी इतनी आसानी से कंपनी उसके नाम कर देंगे, लेकिन ये सच में हो रहा था। उसे अभी ऐसा लगा कि इसके पीछे जरूर मानव के साथ शादी की कंडीशन होगी। एक आखिरी बार जांच पड़ताल करने के इरादे से यशिका ने कहा, ठीक है मानव, मैं इस पेपर पर साइन नहीं कर दूंगी और हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो बात मैंने तुम्हें कल भी बताई थी। शादी के बाद मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। तुम्हें मेरे साथ कहीं और जिंदगी बसर करनी पड़ेगी। अगर मेरी शर्त मंजूर है तो बताओ, मैं अभी साइन कर देती हूँ। घर छोड़कर जाने की बात सुनकर दादाजी तिलमिला उठे। उन्होंने यशिका को समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसी बात मत करो, घर छोड़कर जाने की बात मत करो प्लीज। मैं जानता हूँ कि तुम शादी के बाद भी इस घर में क्यों नहीं रहना चाहती। तुम्हें सिर्फ मुझसे प्रॉब्लम है। मुझे देखकर तुम्हें अपने माता पिता की याद आती है। मुझे देखकर तुम्हें अपना गुजरा हुआ बचपन याद आता है। मुझे देखकर तुम्हें वो सारी तकलीफ याद आती है जो तुम्हें बेवजह उठानी पड़ी। मैं मानता हूँ इस बात को, और तुम्हारा ऐसा सोचना भी कुछ गलत नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा। इस समस्या का एक हल मैंने सोच लिया है। तुम्हारी मानव के साथ शादी होते ही मैं खुद इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा।
बजाज एंटरप्राइजेस के साथ बजाज मेंशन भी आज से तुम्हारा हुआ। बस तुम्हारी शादी तक मुझे झेल लो। मैं तुम्हारा घर बसते हुए देखना चाहता हूँ। उसके बाद मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। मानव ने दादाजी को रोकने की कोशिश की। नहीं दादाजी, आप क्यों इस घर को छोड़कर चले जाएंगे? आपने बरसों की मेहनत से इस घर को बनाया है। इस घर की पहचान आपसे ही है। आप नहीं रहोगे तो ये घर घर नहीं रहेगा। बजाज मेंशन को आपकी जरूरत है। यशिका प्लीज, तुम तो समझाओ दादाजी को। उनकी ये उम्र नहीं कि वो दर दर ठोकरे खाते भटके। उनसे जो गलती हुई उसका पश्चाताप वो कर रहे हैं, लेकिन प्लीज उन्हें घर छोड़कर जाने पर मजबूर मत करो। यशिका ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा, मैंने उनके सामने घर छोड़कर जाने की शर्त नहीं रखी है। ये उनका फैसला है, उन्हीं को लेना है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। मैंने उन्हें नहीं, तुम्हें ये घर छोड़ने के लिए कहा था। तुम अगर मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम क्यों नहीं बजाज मेंशन छोड़ देते? यशिका की बात में हामी भरते हुए मानव ने कहा, ठीक है, तुम्हारी और दादाजी की खुशी के लिए मुझे ये शर्त मंजूर है। शादी के बाद हम यहाँ नहीं रहेंगे, लेकिन दादाजी यहीं रहेंगे। दादाजी ने इनकार में कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मानव ने उन्हें रोक दिया। फैसला हो चुका है दादाजी, आप कहीं नहीं जाओगे। मैं यशिका और बच्चों के साथ इस घर से दूर रहूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे दूर रहूंगा। हम आते जाते रहेंगे। मैं बच्चों को भी आपसे मिलाने ले आया करूंगा। मुझे इस समस्या का यही एक हल नजर आ रहा है। अब तो मानव भी यशिका की हर शर्त मानने को राजी हो गया था। यशिका की खुशी के लिए उस परिवार का हर सदस्य कुर्बानी देने को राजी था। ये प्यार देखकर यशिका की आंखें भर आई। उसने नहीं सोचा था कि ये लोग उसे इतना प्यार करते होंगे। क्या होगा यशिका का फैसला? बजाज एंटरप्राइजेस नाम पर होने के बाद क्या यशिका घर छोड़ देगी? क्या सच में मानव दादाजी को छोड़कर यशिका के साथ शिफ्ट हो जाएगा? क्या होगा मानव और यशिका की जिंदगी का फलसफा? यशिका अपने लिए बजाज परिवार से सम्मान और प्यार पाकर बहुत आभारी थी। वो सोच रही थी कि दादाजी के हाथों जो भी गलती हुई थी उसके बारे में उसे कभी पता नहीं लगता अगर शिखा से वो भूल ना हुई होती। जब शिखा ने दादाजी से हुए एक्सीडेंट जिसमें यशिका के पेरेंट्स की मौत हो गई थी वो बताई ना होती। शिखा को भी इस परिवार में उतना ही प्यार और सम्मान मिला क्योंकि दादाजी शिखा को यशिका समझते रहे। पर फिर शिखा उनके परिवार का हिस्सा बन गई। यशिका के मन में इसी तरह की कई बातें चल रही थी। उसने मन ही मन बोला, कौन करता है इतना किसी के लिए? एक भूल का प्रायश्चित करने के लिए कोई बूढ़ा इंसान भला अपना घर छोड़कर जाने के लिए तैयार क्यों होता? मेरा प्यार पाने के लिए मानव भी अपना आलीशान घर छोड़कर आने के लिए तैयार है। इतना बेहिसाब प्यार करने वाला पति सिर्फ नसीब वालों को ही मिलता है। जैसे ही ये सारे ख्याल यशिका के मन में कौंधे, यशिका ने दादाजी के सामने उन एग्रीमेंट पेपर्स के 2 टुकड़े कर दिए। दादाजी हैरान रह गए। क्या हुआ बेटा? एग्रीमेंट की कोई बात तुम्हें पसंद नहीं आई? अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज बता दो, मैं ये बदलवाकर नया एग्रीमेंट बनवाता हूँ। दादाजी की ये बात सुनकर यशिका की पलकें नम थी। उसने आभार प्रकट करते हुए कहा, नहीं दादाजी, आपको कोई एग्रीमेंट बनवाने की जरूरत नहीं है। मुझे बजाज एंटरप्राइजेस नहीं चाहिए। अचानक यशिका से ये बात सुनकर दादाजी के साथ मानव और बुआ भी हैरान रह गए। वो हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। दादाजी ने मौके की नजाकत समझकर कहा, ऐसा मत करो बेटा, मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन इस घर को पराया करके मत जाओ। यशिका ने रूंधी आवाज में कहा, नहीं दादाजी, मुझे बजाज एंटरप्राइजेस कभी चाहिए ही नहीं था। बजाज एंटरप्राइजेस में 50% भागीदारी की बात तो मैंने बस यूं ही गुस्से में कह दी थी। मुझे लगता था कि आप ये बात कभी नहीं मानेंगे। आपका मन टटोलने के लिए ही मैंने ये बात कही थी, लेकिन आपने तो सचमुच अपना सब कुछ मेरे नाम कर दिया। क्यों इतना प्यार करते हो आप सब मुझसे? आपके प्यार का बदला कैसे चुका पाऊंगी मैं? यशिका की बात सुनकर दादाजी की आंखों में भी आंसू आ गए। अपने आंसू पोंछते हुए उन्होंने कहा, प्यार का बदला नहीं चुकाया जाता बेटी। प्यार करने वालों को अपनापन और प्यार देकर प्यार की बराबरी की जाती है। हम तो तुम्हें कब से अपना समझते हैं बेटी। तुम भी हमें अपना समझ लो, बस इतना ही काफी है मेरे लिए, हम सबके लिए। ये कहते कहते दादाजी का गला भर आया और वो भारी आवाज में आगे बोले, घर लौट आओ बेटी, इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। यशिका ने हामी भरते हुए कहा, मैं तैयार हूँ। शादी के बाद मैं इस घर में आने के लिए तैयार हूँ। यशिका का निर्णय सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। सब खुश थे कि यशिका इस घर में वापस आ रही है। इतनी देर तक चुपचाप ऊपर वाले कमरे की बालकनी में खड़े ये सब बातें सुन रहे शुभम और आर्यन भी खुशी से उछल पड़े। उनकी आवाज सुनकर सबका ध्यान उनकी तरफ गया। बच्चे खुशी से उछलते हुए चिल्ला रहे थे, ये मम्मा हमारे साथ रहने आ रही है। थैंक यू दादाजी, मम्मा को लाकर आपने अपना प्रॉमिस पूरा किया। बच्चों को देखकर यशिका के आंसुओं का बांध टूट पड़ा। वो बच्चों के पास दौड़ी। यशिका ने बच्चों को गले से लगा लिया। सब खुश थे, लेकिन बहुत ज्यादा खुशी का मौका आने वाले गम की दस्तक भी देता है। ठीक उसी तरह यशिका का फोन बज उठा। शिखा का कॉल था। शिखा ने यशिका से डरी डरी आवाज में कहा, कहाँ हो यशिका तुम? यशिका ने फिक्रमंद होकर कहा, मैं तो बजाज मेंशन में हूँ। क्या बात है शिखा, तुम काफी घबराई हुई सी लग रही हो। तुम ठीक तो हो ना? शिखा ने बताया, मैं ठीक हूँ, लेकिन बाकी कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तुम जल्द से जल्द यहाँ वापस आ जाओ। यशिका चिंतित हो गई कि शिखा अचानक से उसे वापस क्यों बुला रही होगी। उसने पूछा भी, क्या हुआ है शिखा, क्यों घबराई हुई हो? कुछ तो बताओ। शिखा ने जवाब में बस इतना कहा, बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ, लेकिन पहले तुम घर आ जाओ। चाहो तो मानव को भी साथ में आना। ये बात तुमसे और मानव से ही जुड़ी हुई है, जल्दी आ जाओ। शिखा ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। यशिका हैरान होकर सोचने लगी, मानव और मेरे बारे में क्या बात हो सकती है? निखिल और कबीर गोयनका का किस्सा तो खत्म हो गया है, फिर शिखा क्यों इतनी घबराई हुई थी? कहीं गलती से वो वीडियो लीक तो नहीं हो गया? जाकर पता लगाना पड़ेगा। यशिका ने बच्चों को खेलने के लिए अपने कमरे में छोड़ा और मानव को साइड में ले जाकर चुपके से शिखा की बात बताई। मानव ने भी चिंतित स्वर में कहा, तो फिर हमें अभी निकलना चाहिए, पता तो चले कि बात क्या है। यशिका ने दादाजी से कहा, दादाजी अब मैं चलती हूँ, कल फिर आऊंगी मिलने। दादाजी ने सहमति में सिर हिलाकर अपने मन की बात कही, जाओ बेटा, लेकिन कल बैग भरकर हमेशा के लिए यहाँ आ जाना। यशिका जवाब में बस हल्का सा मुस्कुरा दी। वो मुस्कान नकली थी, क्योंकि यशिका के दिल में शिखा की बात ने घबराहट पैदा कर दी थी।
कुछ ही देर में यशिका और मानव यशिका के फ्लैट पर आ गए। शिखा लिविंग रूम में सोफा सेट पर दुबक कर बैठी हुई थी। यशिका ने उससे पूछा, क्या हुआ शिखा, इतनी घबराई हुई क्यों हो? शिखा ने बताया, कारण जान लोगी तो तुम भी घबरा जाओगी। बात ही कुछ ऐसी है। हमने सोचा था कि कबीर का किस्सा खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। कबीर गोयनका जैसा नीच आदमी इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। उसने अब हम लोगों के रिश्तों पर सवाल खड़ा किया है। हालांकि बात तुम्हारी और मानव की चल रही है, लेकिन अल्टीमेटली मैं भी उसमें शामिल हो ही जाऊंगी। मानव ने कबीर पर गुस्सा जताते हुए पूछा, साफ साफ बताओ शिखा, अब क्या किया है उस कबीर गोयनका ने? जहां एक तरफ शिखा की बातों ने यशिका की मुस्कुराहट भी छीन ली थी, वहीं दूसरी तरफ कबीर और वानी कबीर के ऑफिस केबिन में बैठे ठहाके लगाकर हंस रहे थे। वानी ने चापलूसी भरे अंदाज में कहा, मान गई बॉस आपको। मुझे लगा कि पुलिस केस हो जाने के बाद आप यशिका को छोड़ दोगे और कुछ दिनों के लिए ही सही सब भुला दोगे। वैसे भी वीडियोस हाथ से निकल जाने के बाद हमारे पास उनके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन आपने जरिया ढूंढ लिया। कबीर ने अपने से ही खुश होकर कहा, बिजनेसमैन का दिमाग है वानी। कई बार हमें नकली रूप से काम चलाना पड़ता है तो कई बार हमें असली रूप में आना पड़ता है। कुछ कॉन्टैक्ट हमेशा काम आते हैं। वैसा ही कॉन्टैक्ट है ये न्यूज रिपोर्टर तू। ये हमेशा मेरे काम आती है। थोड़ा नमक मिर्च मिलाकर यशिका के बारे में अच्छी स्टोरी बन रही थी, और अच्छी स्टोरीज मार्केट में हमेशा चलती है। अब यशिका को कौन बचाएगा? कौन सा पुलिस इंस्पेक्टर इन समय यशिका की मदद कर सकता है? मानव भी कुछ नहीं कर पाएगा। जिस बात को लेकर मानव ने मेरी बेइज्जती की थी, उसी बात को लेकर मैंने सवाल खड़े कर दिए। अब बैठो जवाब ढूंढते। आगे की न्यूज होगी मानव बजाज और यशिका बजाज की बर्बादी। कबीर और वानी इस बात की खुशी मना रहे थे कि उन्होंने अच्छा फंसाया यशिका को। खासकर वानी इस बात से खुश थी। वानी और यशिका सौतेली बहनें थी, लेकिन सौतेली बहन होते हुए भी यशिका ने कभी वानी को पराया नहीं समझा। लेकिन वानी हमेशा से यशिका को अपना दुश्मन मानती रही थी। अच्छाई करने की यशिका की आदत ही उसकी दुश्मन बन गई थी। यशिका के अच्छे चाल चलन की वजह से यशिका हमेशा पापा की फेवरेट रही थी, और यही बात वानी को खटकती थी। इसीलिए आज यशिका को बर्बादी की कगार पर देख वो खुश हो रही थी। वहाँ यशिका के फ्लैट में बैठी शिखा ने यशिका को बताया, तुम तो जानती ही हो कि आजकल सोशल मीडिया जिंदगी पर कितना इन्फ्लुएंस करता है, और इसीलिए कुछ सोशल मीडिया न्यूज चैनल्स भी तैयार हो गए, जहाँ ना कोई सेंसरशिप है ना कोई पूछने वाला, बस न्यूज फैल जाती है। वैसा ही एक न्यूज चैनल है अर्बन फैशन नाम का, काफी पॉपुलर है, मैं भी उसे फॉलो करती हूँ। मानव ने इरिटेट होकर कहा, शिखा असल बात क्या है बताओ। तुमने क्या यहाँ हमें न्यूज चैनल और सोशल मीडिया की जानकारी देने के लिए बुलाया है? क्या न्यूज है वो बताओ। क्या वो वीडियोस लीक हो गए हैं? शिखा ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं वीडियोस नहीं, एक न्यूज लीक हुई है। आई मीन एक फेक न्यूज चल रही है, जिसे अभी फिलहाल यशिका से रिलेट किया गया है। यशिका ने गंभीर भाव से कहा, शिखा वो न्यूज दिखाओ। शिखा ने अपने मोबाइल फोन पर वो न्यूज वीडियो प्ले किया। उसमें एक महिला न्यूज एंकर बात कर रही थी। अर्बन फैशन में हम अक्सर आपको अर्बन लाइफस्टाइल और अर्बन लोगों से जुड़ी खबरें दिखाते हैं। आज हम ऐसी ही एक सक्सेसफुल महिला की बात करने जा रहे हैं, जो एक अनाथ आश्रम से सीधा इस अर्बन लाइफ की क्वीन बन गई। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं मिस यशिका वर्मा की, जो कि बहुत जल्द यशिका बजाज बनने जा रही है। बिजनेस टाइकून मानव बजाज से जल्द ही उनकी शादी होने वाली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी लड़की सीधा मानव बजाज के संपर्क में कैसे पहुंच गई? तो आइए हम बताते हैं। दरअसल सरोगेट मदर की तलाश में मानव बजाज मिस यशिका वर्मा से मिले, तो उन दोनों के बीच प्यार पनपने लगा, जिस प्यार के चलते मानव बजाज ने अपनी पत्नी शिखा बजाज को छोड़कर यशिका से शादी करना तय किया है। लेकिन हाल ही में मिली खबर के मुताबिक मिस्टर कबीर गोयनका ये दावा कर रहे हैं कि मानव बजाज से पहले उनका अफेयर चल रहा था यशिका के साथ, और उनके कहे के मुताबिक यशिका उनके साथ शादी करने वाली थी, और बस पैसों की खातिर यशिका ने कबीर को छोड़कर मानव बजाज का हाथ थाम लिया। न्यूज देखकर यशिका के गुस्से का पारा चढ़ जाता है। वो गुस्से में दहाड़ती है, इस कबीर को सबक सिखाना ही पड़ेगा। दीमक की तरह मेरी जिंदगी खुली रहा है, हर रोज कुछ ना कुछ झूठ फैलाकर मुझे कभी ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है तो कभी बदनाम। शिखा ने भी यशिका से सहमति जताते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, जैसे तैसे हमने वो वीडियोस चुरा लिए उससे, लेकिन अब वो मीडिया में झूठ बोलकर हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मानव ने भी गुस्से से लेकिन ठंडे स्वर में कहा, बहुत घटिया चाल चली है कबीर ने। अगर हम उसकी बातों को रिफ्यूज करने भी मीडिया में गए तो भी हमारी बदनामी होना तय है। चर्चा तो होगी ही और बात बेवजह फैल जाएगी। इस कबीर से हमेशा के लिए छुटकारा पाना होगा, क्योंकि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कि तभी डोरबेल बजी। शिखा ने चौंक कर कहा, इस वक्त कौन हो सकता है? यशिका ने हिचकिचाते हुए दरवाजा खोला तो सामने दादाजी को खड़ा पाया। यशिका ने अचंभित भाव से कहा, दादाजी आप यहाँ? दादाजी ने घर के अंदर आते हुए चिंतित स्वर में कहा, मैंने भी वो न्यूज देख ली। मैं समझ गया कि तुम लोग उसी न्यूज से परेशान हुए होगे और यहाँ यशिका के फ्लैट में आए हो, इसीलिए यहाँ चला आया। खैर, मैं तुम लोगों को ये बताने आया हूँ कि न्यूज की चिंता तुम लोग मत करो। मैंने चैनल के ओनर को फोन करके समझा दिया है, अगर उन्होंने ये फेक न्यूज बंद नहीं की तो मैं उनका चैनल बंद करा दूंगा। समझते क्या है वो अपने आप को? बिना जांच पड़ताल किए कोई भी फेक न्यूज चला देंगे। तुम लोग खामखा परेशान मत हो, मैं उस कबीर गोयनका को कल सुबह अच्छे से समझा देता हूँ। मानव ने दादाजी की बात काटते हुए कहा, नहीं दादाजी, आप बेकार के झमेलों में परेशान मत हो। उस कबीर गोयनका की इतनी औकात नहीं कि आप उस पर अपना कीमती वक्त जाया करें, उसे मैं हैंडल कर लूंगा। दादाजी ने भी सहमति जताते हुए सिर हिलाकर कहा, ठीक है, अगर कोई मुश्किल हो तो बता देना, बाकी मैं देख लूंगा। अब परेशानी छोड़ो और शादी की तैयारियों पर ध्यान दो। खुश रहो मेरे बच्चों। बातों बातों में दादाजी ने यशिका के सिर पर हाथ रख उसे आशीर्वाद दिया। यशिका को जैसे कबीर के खिलाफ लड़ने का बल मिल गया, लेकिन मानव के दिमाग में तो कबीर की मुश्किल हमेशा के लिए हल करने की बात चल रही थी। दादाजी सबको दिलासा देकर चले गए और तभी शिखा के मोबाइल पर श्रद्धा का कॉल आया। शिखा ने हैरानी से देखते हुए कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से श्रद्धा बोली, मैंने अभी अभी यशिका के बारे में न्यूज देखी। मैं जानती हूँ वो सब कबीर का झूठ है। कबीर तुम लोगों को परेशान कर रहा है और इसकी शुरुआत निखिल से ही हुई थी। मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि तुम लोगों को अगर कबीर के खिलाफ एक्शन लेने में किसी भी बात की जरूरत पड़ी तो मुझे बताना, मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ। श्रद्धा के प्रपोजल पर हैरानी जताते हुए शिखा ने पूछा, लेकिन तुम तो निखिल से प्यार करती हो ना? कबीर के साथ साथ निखिल को भी सजा हो सकती है, फिर तुम हमारी मदद क्यों करना चाहती हो? श्रद्धा ने अपने दिल की बात बताते हुए कहा, निखिल के लिए ही तो मैं ये सब कर रही हूँ।
मैं तुम लोगों की मदद करूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें निखिल का नाम इस केस से हटवाना होगा। श्रद्धा का ये प्रपोजल जानकर यशिका के माथे पर भी बल पड़ गए। यशिका सोच में डूब गई कि आखिर श्रद्धा की मदद ली जाए या नहीं। क्या फैसला करेगी यशिका? कैसे यशिका कबीर को मात देगी? क्या यशिका कबीर का पर्दाफाश कर पाएगी या गुस्से में मानव कोई गलत कदम उठा बैठेगा? यशिका जो इस समय अपने फ्लैट में मानव और शिखा के साथ थी, वो श्रद्धा के ऑफर और कबीर की हरकत की वजह से बेहद गुस्से में थी कि इस बार भी कबीर ने सारी हदें लांघकर यशिका और उसका अफेयर होने का रूमर फैलाया। यशिका कबीर को ऐसा सबक सिखाना चाहती थी कि कबीर फिर कभी उसके रास्ते आने की कोशिश न करे, और इस काम में श्रद्धा ने यशिका की मदद करने की ऑफर की थी। श्रद्धा चाहती थी कि निखिल पर डाला गया पुलिस केस यशिका वापस ले ले, और बदले में श्रद्धा कबीर को सबक सिखाने में यशिका की मदद करेगी। यशिका सोच में पड़ गई कि क्या श्रद्धा की मदद ली जाए, एक गुनहगार को सजा देने के लिए दूसरे गुनहगार को छोड़ दिया जाए। इसी कश्मकश में डूबी यशिका से मानव ने चिंतित स्वर में कहा, मैं तो कबीर से दो हाथ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हम कोई ऐसा वैसा कदम नहीं उठा सकते। मानव, तुम्हारे मन में भी अगर कभी ऐसा कोई ख्याल आए तो एक बार बच्चों के बारे में जरूर सोच लेना। हम पर बच्चों की जिम्मेदारी है, हम जो भी करेंगे उसका असर बच्चों के फ्यूचर पर होगा। गुस्से में किसी पर हाथ उठा देना आसान है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भांप लेना बहुत मुश्किल होता है। शुभम और आर्यन के फ्यूचर के साथ मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दूंगी। शिखा ने भी यशिका की बात से सहमति जताते हुए कहा, यशिका ठीक कह रही है मानव, हमें जो भी करना है सोच समझ कर करना होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कबीर को ऐसे ही छोड़ देंगे। कबीर को उसके किए की सजा मिलेगी, और उसके लिए हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे। मानव भी यशिका और शिखा की बात से सहमत था। माथे पर बल देकर मानव सोच में डूब गया कि अब किस तरह कबीर को सबक सिखाया जाए। काफी देर तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। मानव, शिखा और यशिका सोच में डूबे रहे, और फिर अचानक से मुस्कुराकर शिखा ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मानव और यशिका ने आशा भरी नजरों से शिखा की ओर देखा। जहाँ एक तरफ शिखा, श्रद्धा और मानव कबीर को फंसाने का प्लान बना रहे थे, तो वहाँ अपने घर के लिविंग रूम में विस्की पीते हुए कबीर ने पास ही बैठी वानी से कहा, हमारे प्लान के मुताबिक मैंने यशिका और मेरे अफेयर होने की खबर तो मीडिया में प्लान कर दी है, लेकिन तुम तैयार रहना, जब यशिका इस बात का अपोज करेगी तब तुम्हारा रोल इसमें खास होने वाला है। सौतेली ही सही, मगर यशिका की बहन होने के नाते तुम ही मेरी बात को सच साबित कर सकती हो। वानी ने कबीर को भरोसा दिलाते हुए कहा, आप चिंता मत करो, यशिका की बर्बादी मेरा भी सपना है, और इसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। कबीर ने मुस्कुराकर वानी को अपने करीब खींच लिया। वानी के गालों पर किस करते हुए उसने विस्की का पैक पूरा खाली करके ग्लास टेबल पर रख दिया। वानी के जुल्फों से खेलते हुए कबीर ने वानी के बालों को पीछे से पकड़कर खींचा, जिससे वानी की आह निकल गई। कबीर ने वानी के होंठों से होंठ मिलाए। कबीर और वानी तेजी से एक दूसरे को किस कर रहे थे। कबीर ने वानी को अपनी गोद में उठाया और उसे अपने बेडरूम की तरफ ले गया। कबीर ने पैरों से ही लात मारकर बेडरूम का दरवाजा बंद कर लिया और वानी को किस करते हुए उसे बेड पर लिटा दिया। मदहोशी के आलम में कबीर और वानी एक दूसरे की बाहों में थे। एक मीठे से दर्द की चुभन से वानी की आह निकल गई। आह कबीर! वानी की उस मदहोश कर देने वाली आवाज ने कबीर का सुरूर जगा दिया और दोनों एक दूसरे में खो गए। दूसरी तरफ यशिका के फ्लैट पर शिखा ने कबीर को झांसा देने का आइडिया सुझाते हुए यशिका और मानव से कहा, मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया थोड़ा रिस्की है, लेकिन काम बन जाएगा। कबीर की एक खामी जानती हूँ मैं, कबीर एक वुमेनाइजर है और इसीलिए वो पिछली बार भी मेरे जाल में फंस गया था। शिखा की बात काटते हुए यशिका ने कहा, पिछली बार भी का क्या मतलब? कहीं तुम दोबारा कबीर के पास? यशिका की बात पूरी करते हुए शिखा ने कहा, यस, बिल्कुल ठीक समझा तुमने, मैं फिर से कबीर के पास जाने का सोच रही हूँ। मानव ने हैरानी जताते हुए शिखा से पूछा, लेकिन कबीर तुम पर भरोसा क्यों करेगा? पहले ही तुम उससे दोस्ती का नाटक करके वो मोबाइल और पेन ड्राइव चुरा कर ले आई हो। शिखा ने हंसकर कहा, वही पेन ड्राइव अब काम आएगा। यशिका ने चिंतित स्वर में कहा, मतलब तुम उस पेन ड्राइव का दोबारा इस्तेमाल करोगी? लेकिन उसमें तो मेरा और मानव का पर्सनल वीडियो है। शिखा ने कॉन्फिडेंटली कहा, जानती हूँ, लेकिन वो पेन ड्राइव अब किसी काम का नहीं रहा, ना हमारे लिए और ना कबीर के लिए। मानव ने हैरानी जताई, मतलब मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाहती हो साफ साफ कहो। शिखा ने मानव और यशिका को समझाते हुए कहा, देखो, कबीर पर पहले ही हमने उस वीडियो को लेकर और ब्लैकमेलिंग को लेकर पुलिस केस कर दिया है। आज समझो वो पेन ड्राइव कबीर के पास होता भी तो भी वो कुछ नहीं कर पाता। उल्टा अगर उसने वीडियो वायरल करने की कोशिश भी की तो उसकी बेल कैंसिल हो जाएगी और वो जेल चला जाएगा। और यही मैं तुम दोनों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा सा रिस्क उठाकर हमारा काम बन सकता है। अगर हम थोड़ी हिम्मत दिखाएं तो कबीर को उम्र भर याद रहे ऐसा सबक सिखा सकते हैं। शिखा की बात पर यशिका और मानव कुछ देर के लिए खामोश बैठे रहे। वो शिखा के प्लान के बारे में सोच रहे थे। यशिका ने शंका जाहिर करते हुए शिखा से कहा, लेकिन क्या अगर पुलिस केस का रिस्क उठाकर भी कबीर वो वीडियो वायरल कर दे? शिखा ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, ऐसा नहीं होगा यशिका, और अगर तुम्हें यही डर है कि कबीर उस पेन ड्राइव का इस्तेमाल ना करे तो मैं ये पेन ड्राइव वापस से चुरा लूंगी और उसमें से वीडियो डिलीट कर दूंगी। हम इस पेन ड्राइव का इस्तेमाल सिर्फ कबीर को बेवकूफ बनाकर उसका भरोसा जीतने के लिए करेंगे। देखो, पेन ड्राइव चोरी होकर अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे हैं, लोहा गर्म है, तब तक हथौड़ा मार देते हैं। शिखा की बात में दम था। यशिका ने भी शिखा से सहमति जताते हुए कहा, मुझे लगता है शिखा की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि अगर कबीर जैसे शातिर दिमाग आदमी को सबक सिखाना है तो हमें थोड़ा रिस्क उठाना ही पड़ेगा। काफी बेइज्जती झेली है हमने उसकी वजह से, अब अगर उसे रोका नहीं गया तो ना जाने वो आगे और क्या क्या करेगा। आई थिंक शिखा का प्लान फुल प्रूफ है। पहले शिखा उस पेन ड्राइव का इस्तेमाल करके कबीर का भरोसा जीतेगी और फिर वापस पेन ड्राइव चुरा कर ले आएगी। मानव ने भी हामी भरते हुए कहा, कबीर के हर चाल की खबर पहले से पता होने के लिए शिखा का उसके साथ होना जरूरी है, फिर इसके लिए थोड़ा रिस्क उठाना पड़े तो भी जायज है। मानव और यशिका की सहमति पाकर शिखा खुश हो गई। उसने खुशी जताकर कहा, ये हुई ना बात, मैं कल सुबह ही कबीर से मिलने जाती हूँ, लाओ वो पेन ड्राइव मुझे दे दो। यशिका अपने बेडरूम में चली गई। कबर्ड के एक ड्रॉर से उसने पेन ड्राइव निकाला और वापस लिविंग रूम में आकर हिचकिचाते हुए शिखा के हाथ में पेन ड्राइव देते हुए बोली, इस पेन ड्राइव में मेरा मान सम्मान मेरी इज्जत कैद है, इसे बचा कर रखना। शिखा ने यशिका के हाथ पर हथेली रखकर उसे निश्चिंत रहने का भरोसा दिया।
अगले दिन सुबह सच धज कर शिखा कबीर के घर पहुंची। कबीर उसे दरवाजे पर देखते ही गुस्से में उस पर बरस पड़ा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब क्या चुराने आई हो? शिखा ने मदहोशी भरी आवाज में कहा, आपका दिल। कबीर ने इरिटेट होकर शिखा से कहा, ओह हेल, तुम अब अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मुझे फंसा नहीं सकती। पिछली बार देख ली तुम्हारी जालसाजी। शिखा ने कबीर को मनाते हुए अदा के साथ कहा, तुम्हें गलतफहमी हुई है कबीर। उस वक्त मैं मजबूर थी, अचानक यशिका मेरे सामने आ गई तो मैं क्या करती? कबीर ने शिखा को परे करते हुए कहा, अच्छा और मेरी ड्रिंक का क्या? जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। शिखा ने अदा के साथ दबी आवाज में कहा, एक बार मुझे अपनी सफाई देने का मौका तो दो कबीर, प्लीज अंदर तो बुलाओ। बिस्की ना सही, एक कप चाय तो पिला ही सकते हो ना। कबीर ने कुछ सोचकर शिखा को अंदर बुलाया। लिविंग रूम के सोफा सेट पर बैठी शिखा को देख कबीर के गुस्से का पारा उफान मार रहा था, लेकिन जैसे तैसे कबीर ने गुस्से का घूंट पी लिया। कबीर ने शिखा से पूछा, बताओ ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुमने मुझे बेवकूफ बनाकर मेरा पेन ड्राइव चुरा लिया? शिखा ने राजदारी करने का नाटक करते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी ही गलती थी। तुम यशिका के पीछे ऐसे पागल हो गए कि मेरी खूबसूरती भी नजरअंदाज कर दी। कबीर ने फिर शिखा की गोल मटोल बातों से इरिटेट होकर कहा, ओह शट अप, और साफ साफ बताओ यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी अदाकारी अब यहाँ नहीं चलेगी। शिखा ने कबीर को समझाते हुए कहा, अरे बाबा मैंने कहा ना मेरी कोई गलती नहीं थी, तुम्ही ने यशिका को घर पर बुलाया था। कबीर अचरज में पड़ गया, मैंने यशिका को घर पर बुलाया था? कब? शिखा ने बताया, उसी रात जब मैं तुम्हारी होने वाली थी। तुम तो एक के बाद एक विस्की के पैक चढ़ा रहे थे, तुम्हें यह भी ख्याल नहीं रहा कि मैं तुम्हारे सामने हूँ, और नशे की हालत में तुम बेडरूम में जाते ही सो गए और तभी डोरबेल बजी, याद है? कबीर ने हामी भरते हुए कहा, हाँ याद है। डोरबेल बजने के बाद दरवाजा खोलने का नाटक करते हुए तुम मेरा पेन ड्राइव चुराकर भाग गई। शिखा ने कबीर को समझाने का नाटक करते हुए कहा, नहीं उस वक्त पेन ड्राइव तुम्हारे पास ही था, तुम्हारी जेब में था, याद है? कबीर सोच में डूब गया। कबीर को उलझा हुआ देखकर शिखा ने मौका भांपते हुए कहा, जब मैंने दरवाजा खोला तब यशिका को सामने खड़ा पाया। मैं घबरा गई कि कहीं मेरे तुमसे हाथ मिलाने की बात यशिका को न पता चल जाए। मैंने यशिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब यशिका ने बताया कि तुमने उसे यहाँ बुलाया है। फिर यशिका ने मुझसे पूछा कि मैं यहाँ कैसे? तो बताओ मैं क्या जवाब देती? कबीर उलझी हुई निगाहों से शिखा को देख रहा था। उसे कंफ्यूजन में देखकर शिखा को कॉन्फिडेंस आ गया कि कबीर उसकी बातों का यकीन कर रहा है। शिखा ने आगे बताया, तो मैंने भी यशिका से कह दिया कि कबीर ने ही मुझे यहाँ बुलाया है। और क्या कहती मैं उससे, नहीं तो भांडा फोड़ हो जाता। कबीर ने शिखा की बात से सहमति में से हिलाया। शिखा ने कुछ पल की चुप्पी के बाद कहा, फिर मेरे और यशिका के बीच उस वीडियो के बारे में बात हुई। यशिका ने ही मुझसे कहा कि उस वीडियो को चुराकर यहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद यशिका तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे कमरे में आई और तुम्हारा मोबाइल फोन और पेन ड्राइव ले लिया। मैं बस उसके पीछे पीछे चल रही थी ताकि उसे मुझ पर शक ना हो। फिर हम यहाँ से निकल गए। कबीर असमंजस में पड़ गया। वो सोचने लगा कि सच में ऐसा ही हुआ होगा। उसका चेहरा उसकी उलझन साफ बयान कर रहा था। उसे देख शिखा के होठों पर कामयाबी की मुस्कान छा गई। शिखा ने कबीर के सामने साबित कर दिया था कि वो बेकसूर थी। शिखा ने मौका भांपकर अपने पर्स में से एक पेन ड्राइव निकालकर कबीर के सामने टी पॉट पर रखते हुए कहा, ये लो तुम्हारा पेन ड्राइव, इसी की वजह से तुम्हें मेरे बारे में गलतफहमी हुई थी ना। लो मैं तुम्हारे लिए ये पेन ड्राइव वापस यशिका से चुरा कर ले आई हूँ। कबीर ने झट से पेन ड्राइव उठाकर अच्छे से निहार कर देखा। वो कबीर का ही पेन ड्राइव था। कबीर के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसे शिखा की कहानी पर पूरा भरोसा हो गया। अगर शिखा के बर्ताव में खोट होती तो वो ये पेन ड्राइव वापस कभी नहीं लाती। यही सोचकर कबीर ने शिखा से कहा, देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है जो तुम मेरे पास वापस आ गई। अब हम दोनों मिलकर यशिका और मानव को सड़क पर ला देंगे। हम दोनों इस पेन ड्राइव का इस्तेमाल करके यशिका और मानव की जिंदगी तबाह कर सकते हैं। कबीर का आखिरी वाक्य सुनकर शिखा के होश उड़ गए। शिखा के माथे पर पसीना इकट्ठा होने लगा। कबीर ने उस पेन ड्राइव का आज भी इस्तेमाल करने की बात कही थी। शिखा ने सोचा था कि पुलिस केस के बाद कबीर उस वीडियो का इस्तेमाल करने से कतराएगा, लेकिन यहाँ तो कबीर बेखौफ होकर वीडियो का इस्तेमाल करने की बात कर रहा था। क्या शिखा, यशिका और मानव का प्लान फ्लॉप हो जाएगा? क्या कबीर वो वीडियो वायरल कर देगा? क्या होगा जब कबीर को शिखा की असलियत के बारे में पता चलेगा? शिखा कबीर के घर पर तय किए प्लान के मुताबिक पेन ड्राइव लेकर पहुंच गई थी और कबीर को पेन ड्राइव दे भी दिया था। यशिका के वीडियोस वाला पेन ड्राइव जब शिखा ने कबीर को दिया तब कबीर ने उस वीडियो का इस्तेमाल करके यशिका की जिंदगी तबाह करने की बात कही। शिखा तो बस कबीर को बेवकूफ बनाकर उसका भरोसा हासिल करना चाहती थी ताकि कबीर के पास रहकर कबीर की हर चाल के बारे में पता कर सके। लेकिन यहाँ तो कबीर उस वीडियो को वायरल करने की बात कर रहा था। शिखा घबरा गई थी। शिखा ने कबीर को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं कबीर, तुम इस वीडियो का अभी इस्तेमाल मत करो, इसे आखिरी हथियार समझकर बचाए रखो। ये वीडियो तब काम आएगा जब हमारे सारे दांव फेल हो जाएंगे। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, तो इंतजार किस बात का करना है? मैं यशिका और मानव को पूरी तरह से तबाह होते हुए देखना चाहता हूँ। हर तरफ से उन पर अटैक होना चाहिए। मैं भी देखूं कैसे बचेगी यशिका मेरे वार से। ये वीडियो भी एक तरफ से अटैक कर सकता है और इस वीडियो का वार बहुत भारी पड़ेगा यशिका पर। कबीर को अपनी बात पर अड़े देख हड़बड़ाई शिखा ने फिर एक बार कबीर को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हारा ये सोचना भी सही है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। तुम्हारे खिलाफ पहले से ही इस वीडियो को वायरल कराने की धमकी देकर यशिका को ब्लैकमेल करने का पुलिस केस हो चुका है। भूलो मत कि तुम बेल पर बाहर हो। अगर इस वक्त तुमने ये वीडियो वायरल कर दिया तो पुलिस तुम्हें फिर से अरेस्ट कर लेगी और इस बार शायद तुम्हें बेल भी ना मिले। सोचो इसके बारे में। कहीं यशिका को बर्बाद करने की हड़बड़ी में तुम खुद जेल की सलाखों के पीछे ना पहुंच जाओ। कबीर ने हंसकर जवाब दिया, उसकी चिंता तुम मत करो। पुलिस को कैसे हैंडल करना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम बस उतना ही करो जितना मैं कहूँ। अब तुम जाओ, बहुत जल्द मैं तुम्हें मिलने के लिए बुलाऊंगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि यशिका की जिंदगी किस तरह से तबाह हो रही है। शिखा हिचकिचाते हुए बाहर चली गई। शिखा के जाते ही वानी, जो अब तक कबीर के बेडरूम में चुपचाप बैठी कबीर और शिखा की बातें सुन रही थी, वो बाहर लिविंग रूम में निकल आई। कबीर से मुस्कुराकर वानी ने कहा,
क्या आपको सच में शिखा पर भरोसा है बॉस? कबीर ने हल्के हंसकर जवाब दिया, नहीं। पिछली बार उसने जो पेनड्राइव चोरी करने की हरकत की, उसके बाद तो मैं कतई शिखा पर विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन उसका इस्तेमाल हम यशिका के खिलाफ कर सकते हैं, इसलिए उसे हमारे करीब रखना जरूरी है। वानी ने हैरानी से पूछा, शिखा का इस्तेमाल यशिका के खिलाफ कैसे कर सकते हैं हम? कबीर ने हंसकर बताया, सब्र करो, वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। तुम बस आगे आगे देखो होता है क्या। कबीर और वानी दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर अर्थपूर्ण मुस्कुराए। वहाँ अपनी ऑफिस केबिन में बैठी श्रद्धा सोच में डूबी हुई थी कि निखिल को कैसे जेल से छुड़ाया जाए। वो सोच रही थी कि यशिका निखिल के ऊपर किया पुलिस केस वापस लेगी, ऐसा नहीं लगता। अगर उसे केस वापस लेना होता तो वो फोन पर ही मेरी मदद का ऑफर स्वीकार कर लेती। अब निखिल को छुड़ाने में बस कबीर ही मेरी मदद कर सकता है। लेकिन कबीर इतना शातिर है कि खुद तो बाहर निकल आया और मेरे बेचारे निखिल को फंसा दिया। कबीर पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरे पास कबीर को टैकल करने के लिए कोई बैकअप प्लान होना जरूरी है। निखिल ने मुझे एक अंडरवर्ल्ड डॉन का कॉन्टैक्ट नंबर दिया था, उससे मुलाकात करके देखती हूँ क्या वो मेरी मदद कर सकता है। निखिल जो कि पहले से ही यशिका को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, उसने एक अंडरवर्ल्ड डॉन से जान पहचान बना ली थी और कई बार पैसे देकर उसकी मदद भी ली थी। निखिल ने इमरजेंसी में काम आएगा कहकर वो कॉन्टैक्ट नंबर श्रद्धा को दिया था। श्रद्धा ने उस अंडरवर्ल्ड डॉन को फोन करके मुलाकात के लिए अगले दिन सुबह का टाइम फिक्स किया और फिर कबीर की मदद मांगने के लिए कबीर को फोन लगाया। श्रद्धा ने कबीर से कहा, हेलो मिस्टर कबीर, मैं श्रद्धा बोल रही हूँ, निखिल की दोस्त। और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, श्रद्धा ने अपनी बात पूरी करते हुए आगे कहा, आप तो बेल पर बाहर आ गए, लेकिन मेरा निखिल अभी भी फंसा हुआ है। आप निखिल को बाहर निकालने में मेरी मदद करोगे या नहीं? कबीर अभी भी अपने फ्लैट में था। श्रद्धा की बात सुनकर कबीर ने हंसते हुए श्रद्धा से कहा, तुम चाहो तो मैं निखिल को बाहर निकालने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? श्रद्धा ने भांप लिया कि कबीर अब उस पर डोरे डाल रहा है और निखिल को छुड़ाने के बदले वो उससे कुछ ना कुछ नाजायज फेवर की बात करेगा। श्रद्धा ने मन ही मन सोचा कि इसे अभी के लिए हाँ कहकर बेवकूफ बनाएगी और फिर अंडरवर्ल्ड डॉन की मदद से निखिल की जगह कबीर को फंसाएगी। यही सोचकर श्रद्धा ने कहा, जो आप चाहो वो मिलेगा आपको मिस्टर कबीर, आप मांगकर तो देखो, बस मेरे निखिल को इस झमेले से बाहर निकाल दो। कबीर ने खुशी के मारे श्रद्धा से कह दिया, अगर मैं तुम्हें एक रात के लिए मांग लूं तो? श्रद्धा अर्थपूर्ण मुस्कुराई। उसका शक सही साबित हुआ। कबीर ने फेवर की ही मांग रख दी। श्रद्धा ने कबीर को बेवकूफ बनाते हुए कहा, ठीक है, निखिल की सलामती के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कबीर ने श्रद्धा को टैकल करते हुए कहा, इस वक्त तुम मेरे सामने शर्त रखने की कंडीशन में नहीं हो, फिर भी मैं तुम्हें मौका देता हूँ, बोलो क्या शर्त है तुम्हारी? श्रद्धा ने बिना लाग लपेट किए कहा, पहले आपको निखिल को छुड़ाना होगा। कबीर जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगा, जैसे उसने अनुमान लगा लिया था कि श्रद्धा क्या शर्त रखेगी। जैसे तैसे अपनी हंसी दबाकर कबीर ने कहा, जानता था कि तुम यही कहोगी। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ देर इंतजार कर लूंगा मैं। निखिल को छुड़ाने का एक प्लान है मेरे पास। एक नया मोहरा मेरे हाथ लगा है। कल रात ठीक 8 बजे तुम शहर के बाहर वाले खंडर में मुझसे मिलने आ जाओ। श्रद्धा ने जवाब दिया, ठीक है। और ये कहकर कबीर ने फोन रख दिया। एक तरफ श्रद्धा अब थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी, पर अभी भी उसे पूरी तरह कबीर पर भरोसा नहीं था। तो दूसरी तरफ अपने फ्लैट में बैठे कबीर ने मन ही मन सोचा, मैं शिखा को बोलूंगा कि वो यशिका से निखिल के ऊपर किया गया केस वापस ले ले। और ये सोचते हुए उसने शिखा को कॉल भी लगा दिया। और जैसे ही उसने शिखा की आवाज सुनी, वो बोला, कल रात ठीक 8 बजे तुम शहर के बाहर वाले खंडर में मुझसे मिलने आ जाओ, तुम्हारे लिए एक काम है, बहुत जरूरी। शिखा ने पूछना चाहा, बाहर वाले खंडर के पास क्यों, क्या हुआ? ये सुनकर कबीर बोला, ज्यादा सवाल मत करो मुझसे, जितना कह रहा हूँ वो सुनो। मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें मुझसे मिलते हुए देखे और ये खबर यशिका तक पहुंच जाए, इसीलिए कल रात ठीक 8 बजे खंडर में मिलो, फिर बताता हूँ क्या काम है। शिखा ने हामी भर दी और कबीर ने फोन कट कर दिया। ये वही खंडर था जहाँ कबीर ने यशिका को ब्लैकमेल करने की शुरुआत की थी। दरअसल कबीर उस खंडर को अच्छे से जानता था। वहाँ कभी कबीर को कोई खतरा महसूस नहीं होता था। फोन कट करने के बाद कबीर ने खुद से ही बोला, मैं नहीं चाहता कि कोई शिखा और श्रद्धा से मुलाकात करते हुए मुझे देख ले, क्योंकि अगर यशिका को इस बात की भनक लग गई तो मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। और इस मुलाकात के लिए उस खंडर से बेहतर जगह क्या हो सकती है, जहाँ ना कोई आता है ना जाता है। ये सोचते हुए कबीर मन ही मन मुस्कुराया और अपने सोफे पर रिलैक्स होकर बैठ गया। कबीर का फोन डिस्कनेक्ट होते ही शिखा ने ये बात यशिका और मानव को बताई, जो उस वक्त यशिका के फ्लैट के लिविंग रूम में बैठे थे और कबीर को मार देने के बारे में ही सोच रहे थे। शिखा बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसने मुझे खंडर में क्यों बुलाया, वो भी रात में। खंडर में मुलाकात की बात सुनकर यशिका ने शिखा से कहा, उसी खंडर में तो कबीर ने मुझे और बुआ जी को ब्लैकमेल किया था, तुम्हारा अकेले वहां जाना ठीक नहीं होगा। शिखा ने यशिका को समझाते हुए कहा, तुम मेरी चिंता मत करो यशिका, मैं संभाल लूंगी, लेकिन मुझे वहां अकेले ही जाना पड़ेगा। कहीं कबीर को हम पर शक हो गया तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। अभी तो उसका भरोसा हासिल करने में हम कामयाब हुए हैं, अब ऐसी मुलाकातों के लिए तैयार रहना ही पड़ेगा। कुछ देर कमरे में खामोशी छाई रही। फिर शिखा ने ही मानव से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मानव, कल मुझे तुम्हारी कार चाहिए होगी। तुम तो जानते ही हो निखिल की वजह से मेरा सब कुछ छिन चुका है। इस वक्त मेरे पास अपनी कार नहीं है और यशिका की कार इमरजेंसी के लिए यशिका के पास होनी जरूरी है। मानव ने सहमति जताते हुए कहा, बिल्कुल शिखा, कोई बात नहीं, तुम मेरी कार ले जाओ। अगली शाम ठीक 7 बजे शिखा मानव की ब्लैक मर्सिडीज कार लेकर कबीर से मिलने के लिए निकल पड़ी। जाते हुए यशिका ने शिखा को आगाह करते हुए कहा, अपना ध्यान रखना शिखा, और कोई भी गड़बड़ महसूस हो तो तुरंत मुझे कॉल करना, मैं आ जाऊंगी। शिखा ने यशिका को दिलासा देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो यशिका, मैं सब संभालूंगी। अब कबीर को उसके किए की सजा दिलाकर ही मैं दम लूंगी। शिखा ट्रैफिक से बचने के लिए सर्विस रोड से होते हुए हाईवे तक कार ड्राइव करके पहुंची कि तभी शिखा का फोन बज उठा। शिखा ने मोबाइल फोन चेक किया तो श्रद्धा का कॉल था। शिखा ने कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से श्रद्धा ने घबराई हुई आवाज में कहा, शिखा, कहाँ हो तुम शिखा? आई नीड योर हेल्प। शिखा हैरान रह गई कि अचानक श्रद्धा ने इतना घबराकर उसे कॉल क्यों किया होगा। शिखा ने कार साइड में लेते हुए उसे पूछा, क्या हुआ है श्रद्धा, इतनी घबराई हुई क्यों हो? श्रद्धा ने हड़बड़ाकर कहा,
मेरी जान को खतरा है शिखा, वो लोग मुझे मार डालेंगे। इस वक्त मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में तुम्हारे अलावा कोई भी ऐसा नहीं जो मेरी मदद कर सके। प्लीज हेल्प मी शिखा, प्लीज बचाओ मुझे। शिखा ने श्रद्धा को ढांढस बंधाते हुए कहा, तुम शांत हो जाओ, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मुझे बताओ कि तुम कहां पर हो और कौन तुम्हें मारना चाहता है। श्रद्धा ने हड़बड़ी में हकलाते हुए जवाब दिया, मैं ना नेशनल हाईवे के पास हूँ, जो रास्ता दिल्ली की तरफ जाता है मैं वहीं पर हूँ। बाकी सब मैं तुम्हें मिलने के बाद बता दूंगी, प्लीज सेव मी। शिखा ने श्रद्धा को दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो श्रद्धा, मैं तुम्हें लेने आती हूँ। इस वक्त मैं भी नेशनल हाईवे के पास ही हूँ। तुम मुझे कोई लैंडमार्क बताओ, मैं कहां से तुम्हें पिक करूँ। श्रद्धा ने डरी सहमी आवाज में कहा, मैं हाईवे पर दिल्ली की ओर जाने वाली सड़क के किनारे एक स्ट्रीट बोर्ड के पास बैठी हूँ। शिखा ने उसे दिलासा दिया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। नाउ रिलैक्स, मैं आ रही हूँ। वैसे तो श्रद्धा और शिखा में कोई गहरी दोस्ती नहीं थी, लेकिन श्रद्धा की जान को खतरा दे शिखा उसे बचाने निकल पड़ी। शिखा के मन में सवाल घूम रहा था कि कहीं श्रद्धा पर कबीर ने तो हमला नहीं करवाया होगा। निखिल के जेल जाने के बाद श्रद्धा बौखला उठी थी। वो निखिल को छुड़ाने की हर कोशिश कर रही थी। शायद इसी कोशिश में वो कबीर के पास चली गई होगी। कुछ उल्टा सीधा बोल दिया होगा उसने कबीर को और कबीर ने कुछ कर दिया होगा उसके साथ। यही सब चल रहा था शिखा के दिमाग में कि तभी शिखा को हाईवे पर एक लड़की लिफ्ट मांगने के लिए गाड़ियों को रोकने का इशारा करते हुए नजर आई। थोड़ा नजदीक जाकर शिखा ने देखा तो वो श्रद्धा थी। श्रद्धा खुद को हमले से बचाने के लिए रास्ते पर चल रही गाड़ियों से लिफ्ट मांग रही थी, लेकिन उसकी डरी हुई हालत देखकर कोई गाड़ी रुक नहीं रही थी। शिखा ने अपनी कार श्रद्धा के सामने ले जाकर रोक दी। शिखा को देखते ही रोती हुई श्रद्धा के होठों पर मुस्कान छा गई। श्रद्धा हड़बड़ी में कार में बैठ गई। कार में बैठते ही श्रद्धा ने हड़बड़ाकर कहा, थैंक्स शिखा, थैंक यू सो मच कि तुम मुझे बचाने आ गई। चलो चलो कार जल्दी से भगाओ, वो लोग आते ही होंगे। शिखा ने हैरानी जताते हुए पूछा, कौन लोग आते ही होंगे, कौन तुम्हें मारना चाहता है। श्रद्धा बार बार कार में पीछे मुड़कर देख रही थी कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा। श्रद्धा ने शिखा से कहा, वो सब मैं तुम्हें आराम से बताऊंगी शिखा, अभी चलो यहाँ से, भगाओ गाड़ी प्लीज। शिखा ने कार स्टार्ट की और यू टर्न लेकर श्रद्धा को किसी सुरक्षित जगह पर छोड़ने की सोचकर कार शहर की तरफ बढ़ा दी। कार ड्राइव करते हुए शिखा ने पूछा, बताओ तो सही कि तुम्हें कौन मारना चाहता है। कौन मारना चाहता था श्रद्धा को? क्या वो कबीर था? क्या हुआ था श्रद्धा के साथ? शिखा कैसे श्रद्धा को बचाएगी? क्या शिखा आगे चलकर कबीर से मिल पाएगी? थोड़ी देर पहले श्रद्धा ने शिखा को फोन करके बुलाया था, क्योंकि उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े थे। उसकी हेल्प करने शिखा तुरंत श्रद्धा को बचाने पहुंच भी गई थी। शिखा और श्रद्धा दोनों इस समय हाईवे पर थी और शिखा कार ड्राइव कर रही थी। शिखा ने श्रद्धा से पूछा, बताओ आखिर कौन मारना चाहता है तुम्हें? श्रद्धा ने घबराहट के मारे कहा, बताती हूँ, सब बताती हूँ, पहले पानी मिलेगा पीने के लिए। शिखा ने श्रद्धा को सीट के बगल में पड़ी पानी की बोतल थमाई। श्रद्धा ने एक ही घूंट में काफी पानी पी लिया। एक गहरी सांस भरकर श्रद्धा ने शिखा को बताया, तुम तो जानती हो शिखा कि मैं निखिल से कितना प्यार करती हूँ। मैं उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, लेकिन उसकी पुरानी गलतियों का खामियाजा उसे आज भुगतना पड़ रहा है। मैं मानती हूँ कि निखिल से कुछ गलतियां हुई और इसीलिए वो आज जेल की 4 दीवारी में बंद है, लेकिन उसे भी तो जिंदगी जीने का एक और मौका मिलना चाहिए ना। शिखा ने श्रद्धा की बात काटते हुए कहा, मैं तुम्हारे और निखिल के बारे में जानती हूँ श्रद्धा, और मेरी वेल विशेस है तुम दोनों के साथ, लेकिन उसने जो यशिका के साथ किया वो बिल्कुल भी माफ करने लायक नहीं था। यशिका का नाम सुनकर श्रद्धा की आंखों में गुस्सा दिखाई दिया, लेकिन इस वक्त श्रद्धा मुश्किल में थी और उसे शिखा की मदद की जरूरत थी। इसीलिए श्रद्धा ने अपना गुस्सा मन में ही दबा लिया। श्रद्धा ने शिखा को समझाते हुए कहा, मानती हूँ शिखा कि निखिल ने जो किया वो गलत था, लेकिन मैं उसे एक और मौका देना चाहती हूँ। उसे भी अपनी गलतियों पर पछतावा है और वो अब सब कुछ भुलाकर मेरे साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाहता है और खुशी खुशी अपनी लाइफ मेरे साथ बिताना चाहता है। इसीलिए तो मैं उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ। शिखा ने श्रद्धा की बातों में सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, ऑल द बेस्ट, मेरी शुभकामनाएं हैं तुम्हें और निखिल को। मैं भी यही दुआ करूंगी कि इस समस्या का कोई हल निकल आए और यशिका भी ये सब भुलाने को तैयार हो जाए। लेकिन ये सब बात की बातें हैं, ये बताओ कि इन सब के बीच तुम्हारा कौन सा दुश्मन तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है और क्यों? श्रद्धा ने गहरी सांस भरकर कहा, वही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ। मैं निखिल को जेल से छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हूँ और इसी कोशिश में मुझे एक आदमी के बारे में पता चला। उसका नाम है गफूर भाई। गफूर एक अंडरवर्ल्ड डॉन है। मैंने सुना था कि कुछ पैसे लेकर वो जेल से कैदी छुड़ाने में मदद करता है और इसीलिए मैं उससे मिलने चली गई, लेकिन उसने मुझसे बदतमीजी की और फिर मैंने भी उसे एक चांटा चढ़ दिया। वो गुस्से में आ गया और उसने मेरा गला दबाकर मुझे मारने की कोशिश की। जैसे तैसे मैं वहां से बच निकली। निखिल अभी जेल में है और कोई ऐसा था नहीं जिसे मैं हेल्प के लिए कॉल कर सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल कर दिया हेल्प के लिए। श्रद्धा ने मन ही मन एक कहानी गढ़कर शिखा को बता दी, लेकिन असल बात कुछ अलग थी। बीती शाम शिखा ने कबीर से मुलाकात तय करने के बाद गफूर को फोन मिलाकर मीटिंग फिक्स कर ली। उससे मिलने जाते वक्त श्रद्धा ने इस बात का ख्याल रखा कि वो गुंडों के बीच अबला नारी नजर न आए। उसकी बातों में मिठास की बजाय कटुता होनी चाहिए। यही सोचकर श्रद्धा ने गफूर को बताया, निखिल को छुड़ाने की मेरी हर कोशिश नाकाम हो रही है। आज एक आखिरी कोशिश करने जा रही हूँ। कबीर गोयनका ने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया है। कबीर का नाम सुनकर गफूर ने मुस्कुराकर कहा, कबीर गोयनका, मैं जानता हूँ उन्हें। श्रद्धा ने गफूर की बात काटते हुए कहा, अच्छी बात है जो तुम उसे जानते हो, उसी ने आज मुझे मिलने के लिए बुलाया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि निखिल को छुड़ाने में वो मेरी मदद नहीं करने वाला। उसे तो कुछ और ही चाहिए। खैर, मैं चाहती हूँ कि तुम उसे धमकाओ, उसे मजबूर करो कि वो निखिल को जेल से छुड़ाए। गफूर ने इनकार करते हुए कहा, सॉरी मैडम, कबीर गोयनका हमारा पुराना कस्टमर है, बहुत काम किया है हमने उसके साथ, आगे भी करेंगे, हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। गफूर के इनकार से श्रद्धा मायूस हो गई। उसके मन को डर सताने लगा कि उसकी मुलाकात के बारे में गफूर अब कबीर को सब सच बता देगा। इसीलिए गफूर को उकसाने की सोचकर श्रद्धा ने कहा, क्यों अंडरवर्ल्ड डॉन बने फिरते हो फिर भी इतना डरते हो कबीर से? फिर तो कबीर ही असली डॉन हुआ, तुम कहाँ के डॉन? लगता है मैं गलत आदमी के पास आ गई, तुम्हें तो जिगर ही नहीं है। श्रद्धा की बात से गफूर गुस्सा हो गया। उसने श्रद्धा को धमकाते हुए कहा, ओ मैडम, हद में रहकर बात करो, जानती हो ना किसके सामने खड़ी हो? श्रद्धा ने नाक चढ़ाकर कहा, जानती हूँ, मैं एक डरपोक के सामने खड़ी हूँ जो कबीर गोयनका के नाम से डरता है। श्रद्धा की बात से तिलमिलाए गफूर ने जानबूझकर सिर्फ श्रद्धा को डराने के लिए अपने गुंडों से कहा, पकड़ो इसे, अभी तुरंत ये जान जाएगी कि एक अंडरवर्ल्ड डॉन के सामने कैसे बात की जाती है। श्रद्धा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि गफूर उसे मारने की बात करेगा। वो तो बस गफूर को उकसाकर अपना काम निकालना चाहती थी, लेकिन पासा उलट पड़ गया। श्रद्धा जान बचाकर वहां से भाग निकली।
गफूर और उसके गुंडे भी श्रद्धा के पीछे दौड़ने लगे। उन गुंडों की वजह से श्रद्धा अपनी कार तक भी नहीं पहुंच पाई। वो जान बचाकर तेजी से दौड़ने लगी। गफूर ने बस कुछ ही दूर तक उसका पीछा किया और उसे डराकर छोड़ दिया। लेकिन श्रद्धा को ऐसा लगा कि गफूर सचमुच उसे जान से मार डालेगा। इसीलिए श्रद्धा दौड़ती रही और फिर एक चौराहे पर आकर उसने शिखा को फोन किया। ये थी असली कहानी। श्रद्धा ने शिखा को नकली कहानी बताकर झांसा दे दिया, क्योंकि सच कहती तो शायद शिखा उसकी मदद नहीं करती। शिखा ने श्रद्धा की मुश्किल समझकर कहा, देखो श्रद्धा, मैं तुम्हारी मुश्किल समझ रही हूँ, लेकिन मैं भी तुम्हें ज्यादा देर तक यूं ही कार में नहीं घुमा सकती। शिखा की बात पूरी होने से पहले ही श्रद्धा ने घबराकर शिखा से विनती करते हुए कहा, नहीं नहीं शिखा, ऐसा मत करो, मुझे अकेली छोड़कर मत जाओ। यहाँ मुझे और कोई मदद नहीं करेगा। तुम अगर मुझे ऐसे रास्ते पर अकेली छोड़कर चली गई तो मैं किससे मदद मांगूंगी? वो गुंडे मेरा पीछा करते हुए मुझे ढूंढ लेंगे और मुझे मार डालेंगे। मेरी जान अब तुम्हारे हाथ में है शिखा, प्लीज सेव मी शिखा, प्लीज। शिखा ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, अरे बाबा, पहले सुन तो लो मैं क्या कहना चाहती हूँ। मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं वो मिस नहीं कर सकती, किसी भी हाल में नहीं। लेकिन मैं तुम्हें अकेली ऐसे ही सड़क पर नहीं छोड़ सकती। मैं मानती हूँ कि इस वक्त तुम्हारा अकेले सड़क पर घूमना ठीक नहीं होगा, इसीलिए कह रही हूँ कि तुम अपने घर चली जाओ। इस समस्या का हल घर पर आराम से बैठकर सोचना। अभी जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लेना, क्योंकि ऐसी हालत में तुम पुलिस स्टेशन भी नहीं जा सकती, और जाओगी भी तो क्या कहोगी पुलिस से कि तुम अंडरवर्ल्ड डॉन से हेल्प मांगने गई थी और फिर उसने तुम्हें मारने की कोशिश की। इसीलिए तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर तुम चाहो तो मेरी कार लेकर घर चली जाओ। घर जाकर तो तुम सुरक्षित महसूस करोगी ना। तुम घर चली जाओ, मैं यहाँ से टैक्सी ले लूंगी और मेरा काम खत्म होने के बाद मैं कार लेने तुम्हारे घर चली आऊंगी, ठीक है? शिखा का ये आइडिया श्रद्धा को पसंद आया, क्योंकि पास में कार होने से वो काफी सुरक्षित महसूस कर रही थी। श्रद्धा ने शिखा की बात में हामी भरी। शिखा ने अगले चौराहे पर कार रोकी और कार की चाबी श्रद्धा को देते हुए बोली, गाड़ी आराम से चलाना, घबराना मत, मैं जल्द ही मीटिंग खत्म करके तुम्हें मिलती हूँ। शिखा एक टैक्सी की तरफ चली गई। टैक्सी में बैठकर वो खंडर की तरफ कबीर से मिलने निकल पड़ी, तो श्रद्धा घबराई हुई पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हुए कार ड्राइव करने लगी। घबराहट के मारे श्रद्धा इतनी तेज कार चला रही थी कि जैसे हवा से बातें कर रही हो। सामने से आ रही गाड़ियों की तेज लाइट से श्रद्धा की आंखें चौंधियाने लगी थी। एक टोल प्लाजा की लंबी लाइन से बचने के लिए श्रद्धा ने कार वीआईपी लेन से गुजार दी। कार पर फास्टैग लगे होने की वजह से रुकने की नौबत नहीं आई। कुछ ही दूर जाने के बाद सड़क के किनारे एक होटल से बाहर निकलकर अपनी कार में बैठ रहे एक आदमी को श्रद्धा की कार ने टक्कर मार दी। वो आदमी उछलकर काफी दूर जा गिरा। उसे काफी चोटें आई थी। श्रद्धा ने अचानक कार को ब्रेक लगाया। तुरंत वो कार से उतरकर उस घायल आदमी के पास गई। रात का वक्त था, इसीलिए आजू बाजू उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। उस घायल आदमी की मदद करने के लिए जब श्रद्धा ने उस आदमी का सिर उठाया तो उसका चेहरा देख श्रद्धा हैरान रह गई। उसे समझ में आ गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि वो इस आदमी को अच्छे से पहचानती थी और कोई भी इस वजह से ये नहीं मानता कि ये एक एक्सीडेंट है। श्रद्धा ने उस आदमी की नाक के नीचे उंगली रखकर उसकी सांसें चेक की। वो आदमी मर चुका था, उसकी सांसें थम चुकी थी, उसका शरीर निश्चल पड़ा हुआ था। श्रद्धा ने सोचा, जो हो गया है उसे तो मैं बदल नहीं सकती, इसलिए इस समय मेरे लिए बेहतर यही होगा कि इससे पहले मुझे कोई देखे मैं यहाँ से निकल जाऊँ। वैसे भी ये मेरी कार नहीं है। ये ख्याल आते ही श्रद्धा वहाँ से उठी और उस अंधेरी रात में तेज कदमों से सड़क पर चलने लगी। उस नेशनल हाईवे पर कोई टैक्सी मिलना नामुमकिन बात थी। लिफ्ट लेने के अलावा श्रद्धा के पास और कोई चारा नहीं था। वो सोच ही रही थी कि क्या करूं कि तभी उसके पीछे एक कार आकर रुक गई। उस कार से 30-35 साल का एक नौजवान उतरकर श्रद्धा की तरफ बढ़ने लगा। उस नौजवान को देख पहली कार वाले लड़के भाग निकले। श्रद्धा बहुत डरी हुई थी कि तभी उस लड़के ने कहा, नमस्ते, मैं उदय सिंह राठौड़ हूँ। यहाँ से गुजर रहा था तो देखा कि वो लड़के आपको परेशान कर रहे थे, इसीलिए आपकी मदद करने रुक गया। मैं महिला रक्षा कमेटी का सदस्य हूँ, घबराइए मत। इतना कहकर उदय सिंह ने अपना आई कार्ड श्रद्धा को दिखाया। तब जाकर श्रद्धा को उस पर यकीन हुआ। श्रद्धा ने उदय सिंह से कहा, मेरी कार बिगड़ गई थी, मदद करने वाला भी कोई नहीं था, इसीलिए पैदल ही शहर की तरफ निकल पड़ी। क्या आप मुझे शहर तक छोड़ देंगे प्लीज? उदय सिंह ने मुस्कुराकर कहा, जरूर, आइए मैं आपको सुरक्षित पहुंचा देता हूँ। श्रद्धा उदय सिंह के साथ शहर तक पहुंची और फिर टैक्सी लेकर अपने घर चली गई। इधर श्रद्धा शिखा की दी हुई कार से किसी का एक्सीडेंट करके भाग निकली। वहाँ शिखा टैक्सी लेकर खंडर में पहुंची। उसने टैक्सी ड्राइवर से कहा, भैया मुझे यहाँ बस छोटा सा काम है, मैं कुछ ही देर में लौट आऊंगी, आप वेट करना। हाँ, मीटर चालू रखो। ड्राइवर ने शिखा से कहा, मेम साहब, मीटर के अलावा 200 रुपए वेटिंग चार्ज लगेगा, मंजूर है तो रुकता हूँ। शिखा ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, वेटिंग चार्ज लगा लेना, मैं अभी आई। शिखा खंडर के अंदर चली गई, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। शिखा ने चारों तरफ घूमकर देख लिया, लेकिन कबीर वहाँ पहुंचा ही नहीं था। शिखा ने अपना मोबाइल फोन निकालकर कबीर को फोन मिलाया तो सामने से प्री रिकॉर्डेड आवाज आई, आप जिस उपभोक्ता से बात करना चाह रहे हैं उसने अपना फोन स्विच ऑफ यानी बंद करके रखा है, कृपया थोड़ी देर बाद प्रयास करें। कबीर का फोन काफी देर तक स्विच ऑफ ही रहा। इंतजार करके थक हार कर आधे घंटे बाद शिखा ने सोचा कि कबीर को कोई जरूरी काम आ गया होगा, बाद में कॉन्टैक्ट कर लेगा, अभी घर वापस जाना ही बेहतर होगा। यही सोचकर शिखा वापस कार लेने श्रद्धा के घर जाने ही वाली थी कि उसे श्रद्धा का कॉल आ गया। श्रद्धा ने कहा, अभी रात काफी हो गई है, तुम सुबह मेरे घर आना, हो सके तो सुबह 11 बजे के बाद आना, मैं अभी काफी थकी हुई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। शिखा ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, कल मिलते हैं, गुड नाइट। गुड नाइट। शिखा टैक्सी लेकर सीधा यशिका के फ्लैट पर पहुंची और डुप्लीकेट की से दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। यशिका के फ्लैट पर मानव और यशिका बेसब्री से शिखा का इंतजार कर रहे थे। वो जानना चाहते थे कि कबीर के साथ मुलाकात में क्या हुआ। शिखा हड़बड़ी में फ्लैट के अंदर आ गई थी। तभी डोरबेल बजी और क्योंकि शिखा अभी दरवाजे के पास ही खड़ी थी, इसलिए शिखा ने ही दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही उसने पाया कि सामने पुलिस खड़ी थी। एक पुलिस ऑफिसर ने शिखा से पूछा, क्या मिस्टर मानव बजाज यहाँ पर है? शिखा ने हामी में सिर हिलाया। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, 2-3 पुलिस ऑफिसर्स घर के अंदर घुस गए और मानव की ओर देखते हुए एक पुलिस ऑफिसर ने कहा, मिस्टर मानव बजाज, आपको मिस्टर कबीर गोयनका की गैर इरादतन हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर मानव, यशिका और शिखा जैसे कि सिर पर आसमान फट पड़ा हो इस कदर शॉक हुए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। यशिका के कानों में इंस्पेक्टर की आवाज गूंज रही थी, मिस्टर कबीर गोयनका की गैर इरादतन हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। क्या मानव जाएगा कबीर गोयनका के कत्ल के इल्जाम में जेल?
पुलिस मानव बजाज के घर पहुंच गई थी, वो भी उसकी गिरफ्तारी का वारंट लेके। जैसे ही मानव की ओर देखते हुए एक पुलिस ऑफिसर ने कहा, मिस्टर मानव बजाज, आपको मिस्टर कबीर गोयनका की गैर इरादतन हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। यशिका का सिर चकरा गया। उसने हैरानी से मानव की ओर देखते हुए कहा, कबीर गोयनका की हत्या? ये सच नहीं हो सकता। मानव ने अपनी सफाई पेश करते हुए हड़बड़ाकर कहा, ऑफ कोर्स नॉट, ये सच नहीं है। मैं तो कब से तुम्हारे साथी हूँ और मैं भला कबीर को क्यों मारूंगा? मानव ने इंस्पेक्टर से पूछा, कब हुई है कबीर की मौत? इंस्पेक्टर ने बताया, उनकी डेथ का टाइम अभी कंफर्म नहीं है, पर उनकी डेड बॉडी हमें थोड़ी देर पहले मिली है रोड पर। मानव ने यशिका को समझाते हुए कहा, देखिए पिछले 2 घंटे से तो मैं यहाँ था यशिका के साथ। आपको जो भी कहना है प्लीज पुलिस स्टेशन चलकर रहिएगा, हम आपका बयान वहीं दर्ज कर लेंगे। प्लीज कोऑपरेट विद अस। हवलदार, अरेस्ट कर लो इन्हें। मानव ने पूछा, पर ये तो बताइए कि उनकी डेथ हुई कैसे? इंस्पेक्टर बोला, आप चलिए हमारे साथ, वहीं सब पता चल जाएगा आपको। एक हवलदार ने मानव के हाथों में हथकड़ी लगाई और पुलिस उसे लेकर जाने लगी। तभी यशिका ने इंस्पेक्टर से विनती करते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मानव पिछले 2 घंटों से यहीं पर थे मेरे साथ। इंस्पेक्टर ने यशिका से कहा, मैं आपको इतना ही कहूंगा, आप जल्द से जल्द कोई अच्छा वकील कर लीजिए, क्योंकि गुनाह साबित होने पर मिस्टर बजाज को लंबी कैद होने वाली है। इंस्पेक्टर मानव को पुलिस स्टेशन ले गए। इंस्पेक्टर के जाते ही यशिका ने दबी आवाज में शिखा से पूछा, सच बताओ शिखा, क्या तुमने कबीर को? यशिका की बात काटते हुए शिखा ने कहा, ये क्या कह रही हो तुम यशिका? मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो कबीर से मिली ही नहीं। यशिका ने हैरानी से पूछा, क्या तुम कबीर से मिली ही नहीं? तो फिर कहाँ गई थी तुम? शिखा ने हड़बड़ाकर बताया, मैं कबीर से ही मिलने गई थी। खंडर पहुंची तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने काफी देर उसका इंतजार किया, मगर वो आया ही नहीं। कैसे आता? वो तो मर चुका था ना, जो बात अब पता चल रही है। यशिका ने समझदारी दिखाते हुए कहा, असल बात क्या है वो हमें पुलिस स्टेशन जाकर ही पता चलेगी। चलो। ये सोचकर यशिका और शिखा भी उनके पीछे पीछे पुलिस स्टेशन पहुंचे और उनसे पूरी बात समझने की कोशिश की। तब पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, मिस्टर बजाज ने बताया है कि शिखा जी उनकी कार लेकर गई थी शाम के वक्त। देखिए, ये हिट एंड रन का मामला है। मौका वारदात से पुलिस को कार बरामद हुई है, जिससे टकराकर मिस्टर कबीर गोयनका की मौत हो गई। कार पर मिस्टर कबीर के खून के धब्बे मिले हैं, जिसे हमने फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है, और कार मिस्टर मानव के नाम पर रजिस्टर है, इसीलिए मिस्टर मानव पर केस दायर हुआ है। शिखा ने अचंभित होकर कहा, लेकिन कार तो मैं चला रही थी, तो मुझसे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ? हो सकता है कि श्रद्धा ने वो एक्सीडेंट किया हो। यशिका ने आश्चर्य भाव से पूछा, श्रद्धा? अब ये श्रद्धा बीच में कैसे आ गई शिखा? शिखा ने यशिका को बताया कि कैसे श्रद्धा उसे मिली थी और कार लेकर घर लौट गई थी। शिखा ने यह भी बताया कि कार वापस लेने के लिए श्रद्धा ने उसे कल सुबह घर बुलाया है। यशिका ने गुस्से में शिखा से कहा, और ये सब तुम हमें कब बताने वाली थी शिखा? मानव को जेल हो जाने के बाद? शिखा ने हड़बड़ाकर कहा, मैं तुम दोनों को बताने ही वाली थी कि उतने में पुलिस आ गई। माजरा क्या है वो हमें पता ही नहीं था, यहाँ आकर पता चला है कि ये कार एक्सीडेंट का मामला है। यशिका ने शांत स्वर में गंभीरता से कहा, कितना अजीब इत्तेफाक है ना, कार एक्सीडेंट हुआ भी तो किसका? कबीर गोयनका का। पुलिस इंस्पेक्टर ने भी उसी गंभीरता से कहा, और यही इत्तेफाक मिस्टर मानव बजाज के खिलाफ सबूत का काम कर रहा है। मिस यशिका, मैं नहीं जानता कि शिखा जी सच कह रही हैं या झूठ। मैं नहीं जानता कि आपकी कार शिखा चला रही थी या श्रद्धा, और ये भी नहीं जानता कि ये गैर इरादतन हुआ एक्सीडेंट था या सोची समझी प्लानिंग के तहत की गई हत्या। लेकिन इसमें कबीर गोयनका की जान चली गई है, और ये बात आपके लिए खतरनाक साबित होने वाली है। खैर, सच क्या है वो हम पता लगा लेंगे। अगर आप लोग अभी सच बता देंगे तो कानूनी गवाह बनने के कारण आपको थोड़ी कम सजा हो सकती है। यशिका ने हैरानी जताते हुए कहा, देखिए, मानव ने नहीं मारा है उस गोयनका को, इसलिए इंस्पेक्टर साहब आप अपनी तहकीकात कीजिए। लेकिन आपने ऐसा क्यों कहा कि एक्सीडेंट कबीर गोयनका का हुआ, तो ये हमारे लिए और भी खतरनाक बात है। इंस्पेक्टर ने बताया, और नहीं तो क्या, अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए थे कबीर को आपके केस में अरेस्ट होकर, और तुरंत उसे बेल भी मिल गई। कहीं इस बात से गुस्से में आप लोगों ने कानून अपने हाथ में तो नहीं ले लिया? कबीर गोयनका का एक्सीडेंट हुआ है या ये सोची समझी साजिश है, इसका पता हम जल्दी लगा लेंगे। मगर पहली नजर में तो यही दिखता है कि आप लोगों के पास कबीर गोयनका का कत्ल करने के लिए स्ट्रॉन्ग मोटिव है। कबीर आपको आपकी प्राइवेट वीडियो लीक करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा था, और शायद पुलिस केस होने के बाद भी ये सिलसिला चलता रहा, जिसके चलते। इंस्पेक्टर ने अपनी बात जुबान पर ही रोक ली, लेकिन यशिका ने इंस्पेक्टर की बात पूरी करते हुए गुस्से से मगर दबी आवाज में कहा, जिसके चलते क्या इंस्पेक्टर साहब? कहिए ना, आगे क्या कहना चाहते हैं आप यही कहना चाहते हो ना कि ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर हमने कबीर की हत्या कर दी? इंस्पेक्टर ने कहा, हो भी सकता है। यशिका ने दबे स्वर में अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, ये आपकी गलतफहमी है इंस्पेक्टर साहब, हम ऐसे लोग नहीं जो रास्ते पर कत्ल करते फिरते हैं। वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजंस, हम कानून में विश्वास रखते हैं। ना तो हमने कोई कत्ल किया है और ना ही मानव ने कोई एक्सीडेंट किया है। सुबह शिखा हमारी कार लेकर गई थी, उससे पूछताछ कीजिए। संकट अपने ऊपर आता देख शिखा हड़बड़ा गई। जिस यशिका ने पुलिस स्टेशन में जमानत भरकर शिखा को छुड़वाया था, आज वही यशिका मानव को बचाने के लिए शिखा से पूछताछ करने की बात कह रही थी। शिखा ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा, नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने कोई एक्सीडेंट नहीं किया है, कार तो मुझसे श्रद्धा ले गई थी, उससे पूछिए। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराकर कहा, आप बॉल एक दूसरे में पास करते रहिए, सच्चाई का पता पुलिस लगा ही लेगी। फिलहाल के लिए सच्चाई ये है कि कार मिस्टर मानव बजाज के नाम पर रजिस्टर होने की वजह से उनके खिलाफ एक एफआईआर हो चुकी है। बाकी आपको जो कहना है कोर्ट में आकर कहिए। अब आप जा सकती हैं। पुलिस स्टेशन से बाहर आते ही यशिका ने शिखा से कहा, तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। शिखा ने हैरानी से पूछा, अब तुम कहाँ जा रही हो? यशिका ने बताया, मैं श्रद्धा से मिलने जा रही हूँ। अगर उसे एक्सीडेंट हुआ है तो जेल भी उसे ही जाना चाहिए। शिखा ने तुरंत कहा, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। जहाँ शिखा और यशिका श्रद्धा से मिलने इतनी रात में निकल चुकी थी, वहीं श्रद्धा अपने घर में टेंशन में बैठी थी और ये सोच रही थी कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। उसने खुद से ही बोला, ये मैंने क्या कर दिया? कबीर गोयनका का एक्सीडेंट, वो भी मानव की कार से। अगर किसी को ये पता चला तो? तभी उसकी डोर बजी। यशिका और शिखा श्रद्धा के घर पहुंच चुकी थी। श्रद्धा ने जब दरवाजा खोला तो सामने यशिका और शिखा को देखकर हैरान रह गई। श्रद्धा ने मन ही मन अंदाजा लगा लिया कि यशिका और शिखा जरूर एक्सीडेंट के बारे में बात करने आई होंगी। इसके अलावा यशिका और शिखा का आने का कोई कारण नहीं था। श्रद्धा हैरान थी कि इतनी जल्दी खबर कैसे फैल गई, लेकिन श्रद्धा ने मन ही मन ये भी ठान लिया कि एक्सीडेंट की बात कबूल नहीं करेगी। श्रद्धा के घर के लिविंग रूम में सोफा सेट पर बैठते हुए यशिका ने श्रद्धा का अंदाजा सही साबित करते हुए पूछा, एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ था श्रद्धा? श्रद्धा ने अनजान बनने का नाटक करते हुए कहा, एक्सीडेंट? कौन सा एक्सीडेंट? किस एक्सीडेंट की बात कर रही हो तुम यशिका? शिखा ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, जानती नहीं कौन सा एक्सीडेंट? यशिका ने अपने गुस्से पर जैसे तैसे काबू रखकर धीमे स्वर में पूछा, जब तुम शिखा को रात में मिली और शिखा से कार लेकर घर आ रही थी, तब तुमसे एक एक्सीडेंट हुआ था ना? श्रद्धा ने फिर अनजान बनने की नौटंकी करते हुए कहा,
मैं और शिखा से मिली? कब? मैं तो कई दिनों से शिखा से नहीं मिली हूँ और तुम उसकी कार ले जाने की बात कर रही हो। क्यों शिखा, मैं कब मिली तुमसे? शिखा के गुस्से का पारा चढ़ गया। उसने श्रद्धा को फटकार लगाते हुए कहा, झूठी, अभी कुछ घंटे भी नहीं हुए हमारी मुलाकात को और तुम भूलने का नाटक कर रही हो। आज शाम जब गुंडे तुम्हें मारने के लिए तुम्हारा पीछा कर रहे थे तब मैंने ही तो बचाया था तुम्हें उनसे, और फिर तुम मुझसे कार लेकर अपने घर चली आई थी। श्रद्धा ने लाग लपेट से इनकार करते हुए कहा, मैं भला तुम्हारी कार क्यों ले जाऊंगी शिखा? मैं तुमसे मिली ही नहीं और मेरे पीछे गुंडे क्यों पड़ेंगे? तुम क्या कहानी सुनाकर लाई हो यशिका को यहाँ? शिखा ने तुरंत अपना मोबाइल फोन निकालते हुए श्रद्धा से कहा, तुम मिलने की बात से इनकार कर रही हो ना? रुको, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर शिखा ने मोबाइल फोन में कॉल लिस्ट निकालकर यशिका को दिखाते हुए कहा, देखो यशिका, आज शाम कॉल आया था इसका मुझे। इसके पीछे जब गुंडे पड़े थे तब मुझसे मदद मांगने के लिए इसने मुझे कॉल किया था। देखो, कॉल टाइम भी चेक कर लो। शिखा के अपने फोन की कॉल लिस्ट निकालते ही श्रद्धा के पसीने छूट गए। वो हड़बड़ा गई, लेकिन तभी उसे एक आइडिया आया। श्रद्धा ने बात को संभालते हुए यशिका से कहा, मैं मानती हूँ कि मैंने शिखा को आज कॉल किया था और मदद मांगने के लिए ही किया था यशिका, लेकिन ना तो किसी गुंडे से बचाने की मदद मांगने के लिए और ना ही कार के लिए फोन किया था। मैंने तो शिखा को फोन ये कहने के लिए किया था कि वो तुम्हें समझाए, निखिल को एक और मौका देने के लिए। वो तुम्हें समझाए कि तुम निखिल के ऊपर किया केस वापस ले लो, इसीलिए मैंने शिखा को फोन किया था। बस यही मदद मांगी थी मैंने शिखा से। और पता नहीं शिखा इस बात का फायदा उठाकर क्या नाप शनाप बक रही है। शिखा ने गुस्से में कहा, ओ शट अप श्रद्धा, झूठ मत बोलो। मैं जानती हूँ कि कबीर को तुमने ही टक्कर मारी है और कार वही छोड़कर भाग गई। श्रद्धा ने शांत स्वर में यशिका से कहा, देखो यशिका, मैं नहीं जानती कि शिखा ऐसा क्यों कह रही है। शायद एक्सीडेंट शिखा से हुआ है और अपना इल्जाम मुझ पर डालने के लिए झूठ बोल रही है। मेरा यकीन करो यशिका, मैं ना तो आज शिखा से मिली हूँ और ना ही उसकी कार ले गई। बस यही सच्चाई है। यशिका अब कश्मकश में पड़ गई। श्रद्धा तो शिखा से मुलाकात होने की बात भी नकार रही थी। सच्चाई जानने की एक आखिरी कोशिश करते हुए यशिका ने कहा, सच सच बताओ श्रद्धा, तुमने जिस कार से एक्सीडेंट किया था वो मानव की कार थी और उस एक्सीडेंट में कबीर गोइंका मारा गया है। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें बचाने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। अच्छे से अच्छा लॉयर हायर करूंगी तुम्हारे लिए। बस सच बता दो, एक्सीडेंट कब और कैसे हुआ था? श्रद्धा ने यशिका को यकीन दिलाते हुए कहा, नहीं यशिका, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। शिखा झूठ बोल रही है, मैंने उससे कार नहीं ली थी। शिखा तो श्रद्धा की बातें सुनकर गुस्से से आग बबूला हो रही थी और यशिका कंफ्यूज थी। अब यशिका का दिमाग चक्कर खाने लगा। वो सोच रही थी, क्या पुलिस के डर की वजह से शिखा ने झूठ बोलकर श्रद्धा का नाम ले लिया? बात को आगे बढ़ाने में कोई मतलब नहीं था। तभी यशिका के मोबाइल पर बुआ जी का फोन आता है। बुआ बताती है, यशिका, दादाजी को अटैक आया है। यशिका कश्मकश में पड़ गई। एक तरफ शिखा थी जिसपे हाल ही में यशिका ने भरोसा किया था, तो दूसरी तरफ श्रद्धा शिखा से मुलाकात की बात को सिरे से नकार रही थी। यशिका के सामने अब बस एक ही सवाल था कि वो मानव को कैसे बचाए। और अब दादाजी की तबीयत भी नासाज थी। सच्चाई तो यही थी कि मानव बेकसूर था। वो किसी और के गुनाह की सजा काट रहा था। आज उसे जेल में रात गुजारने की नौबत आ पड़ी थी और पता नहीं ये सिलसिला और कितना लंबा चलने वाला था। श्रद्धा ही मानव को बचाने की आखिरी उम्मीद थी, लेकिन अब श्रद्धा के मुकरने की वजह से वो उम्मीद भी टूट गई थी। अब कैसे बचाएगी यशिका मानव को? क्या मानव जेल से छूट पाएगा या पुलिस मानव को ही दोषी साबित कर देगी? क्या यशिका को पता चल जाएगा गोइंका के एक्सीडेंट का सच? जानने के लिए बने रहिए मोहब्बत हो ना जाए के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।